जय हिंद। जय हिंद साथियों। आई लुक इन दिस डायरेक्शन, आई थिंक इट्स तो जय हिंद। और आप लोग को सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग ने यहाँ पे मेरे को आने का अवसर दिया और मौका दिया कि आप लोग के बीच में रह के अपनी और आम आदमी पार्टी की बातें आप लोग के बीच में कर सकूं। और आम आदमी पार्टी की स्थापना क्यों हुई थी तो ये तो आप लोग सब जानते ही हैं, मगर आगे आम आदमी पार्टी क्या सोच रही है, किस तरह काम करना चाहती है, इस बारे में आप लोग से सबसे मैं बात करूं और आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता सकूं। मैं बर्लिन के इस पूरे कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं सोडी जी को, बंसल साहब को, शिखर को, परम को और भी इतने यहाँ मेरे साथी हैं कि अच्छा इतना कार्यक्रम इस तरह का यहाँ पे करा और रखा। और आप लोग का सबका उत्साह और एनर्जी देख के हम लोग को सबको ऐसा महसूस हो रहा है, और दिल्ली में भी जाके जब मैं बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी का जो सपोर्ट आप लोग के वजह से, आप लोग के माध्यम से हिंदुस्तान के बाहर रहा है, उससे पार्टी को बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत उत्साह और गति मिली है, और इसके लिए पार्टी आप लोग का सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। थोड़ा सा 2 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दूं, क्योंकि कई साथी ऐसे हैं जिनको शायद ना मालूम हो। या तो मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूं तकरीबन 1.5-2 साल से। मैं पार्टी की गतिविधियों से अरविंद जी के साथ संपर्क में रहा, उनसे मैं मिलता था, बात करता था, अलग अलग बातों पे, राजनीतिक विषयों पे हम लोग की बातचीत रही। और औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से मैंने अक्टूबर में पिछले साल आम आदमी पार्टी जो है ज्वाइन करी। इस समय आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मैं सदस्य हूँ। साथ में केरल और हिमाचल प्रदेश का प्रभारी हूँ, और उत्तर प्रदेश की जो अनुशासन समिति है उसको मैं अध्यक्षता प्रदान कर रहा हूँ। इसके अलावा चुनाव के दौरान जो लोकसभा कैंडिडेट का सिलेक्शन की कमेटी थी उसका मैं मेंबर रहा, और साथ में जो मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश के लिए तैयार किया उसका मैं अध्यक्ष रहा। पिछले 8 महीने का ये जो समय है बड़ा महत्वपूर्ण रहा पार्टी के लिए। पार्टी ने बहुत कुछ खोया और शायद थोड़ा बहुत पाया, और अलग अलग जगह से हम लोग पिछले 1.5 महीने से जा रहे हैं, देश भर में भी और विदेश में। हम लोग ने ये कार्यक्रम अभी शुरू किया है 10-12-15 दिन पहले से, जहाँ पे हम लोग ने ये निर्णय लिया कि हम लोग के जो एनआरआई और जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं उसमें जो आम आदमी पार्टी का सपोर्ट था वो बहुत महत्वपूर्ण था। और वो सपोर्ट केवल एक कोष को लेके, एक एक फंडिंग को लेके ही नहीं, मगर एक ओपिनियन बिल्डिंग में, एक ओपिनियन जनरेशन में, लोगों के बीच में बात रखने में। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो लोग हमारे जो भाई बहन आके बसे हैं, उनके परिवार, उनके मित्र, समाज जो देश में है, उनके बीच आम आदमी पार्टी की सोच और उनकी विचारधारा रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इस सबको देखते हुए ये पार्टी को लगा कि बहुत जरूरी है कि आप लोग के बीच में आके पार्टी आगे किस तरह से सोचती है, क्या बात करना चाहती है, उसको आप लोग के बीच में रखो। व्यक्तिगत रूप से मैं वैसे तो इलाहाबाद का हूँ, मगर दिल्ली में मेरी पढ़ाई हुई है, और दिल्ली में पढ़ाई करने के बाद मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में MBA किया जाके सन 94 में, और उसके बाद तकरीबन 18 साल मैंने नौकरी करी वोडाफोन, ZTV, सैमसंग, और आखिरी में मैं एप्पल जो अमेरिकन एक कंपनी है उसमें मैं नौकरी करता था, और एप्पल के निदेशक के रूप में, एप्पल के CEO के रूप में इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल का कार्यभार संभालता था। और उसके बाद मैंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र देके आम आदमी पार्टी जो है अक्टूबर में, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, मैंने ज्वाइन किया। व्यक्तिगत रूप से मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि आपने इस तरह कदम क्यों उठाया। कई लोग मेरे से, युवा साथी मेरे पूछते हैं कि एप्पल हम लोग की ड्रीम कंपनी है, आपने ऐसी कंपनी क्यों छोड़ दी।
वगैरह वगैरह। तो मैं उसका यही जवाब देता हूं कि आप लोग और हम लोग जिस तरह के गैर राजनीतिक लोग हम लोग हैं, हम लोग कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, हम लोग कोई पॉलिटिकल टिपिकल पॉलिटिकल सोच वाले लोग नहीं है, हम लोग ए पॉलिटिकल है। और हम लोग का बस एक सूत्र है जो हम लोग को बांधता है, वो है देश के लिए प्यार। और पिछले कई वर्षों से हम लोग को सबको, जो लोग देश में भी हैं और वो लोग बाहर विदेश हैं, शायद ये लगता था कि अब इस देश का कुछ नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जाति के नाम पे देश जो है बढ़ता जा रहा था, समाज बढ़ता जा रहा था। और इस तरह की बातों में राजनीतिक पार्टियां जो है गुमराह कर रही थी हम लोग के देशवासियों को। और भ्रष्टाचार इस तरह की चरम सीमा पे था कि ऐसा लगता था कि शायद अब हिंदुस्तान में, भारत में कोई ऐसा काम हो ही नहीं सकता और कोई ऐसी सोच नहीं आ सकती जिससे देश आगे विकास की ओर ईमानदारी से बढ़े। तो जिस देश के लिए, आजादी की लड़ाई हम लोग की आजादी के समय हम लोग के देश के महापुरुषों ने करी, जो सपना देश का देखा, वो कहीं विलीन हो गया, वो कहीं खो गया, वो कहीं मिसिंग है। और आजादी फिर किस माने में किसको मिली, ये हम लोग सबको सोचने में मजबूर हो गए। मगर उस समय फिर अन्ना जी के आंदोलन में और अरविंद जी की और आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ, उसमें 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 ऐसा लगा कि शायद इस देश में दोबारा एक उम्मीद की किरण जगी है, जो देश को वापस एक ईमानदारी की सोच की तरफ ले जाएगी और एक एक विकल्प के रूप में, एक एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स के रूप में देश के सामने एक नया सिस्टम, एक नया पॉलिटिकल सिस्टम लाके लोगों के सामने खड़ा करेगी। यही सब सोचते हुए हम लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े, यही सब सोचते हुए बहुत तादाद में लोगों ने समर्थन किया, मेंबरशिप ली और उसके बाद पार्टी का समर्थन किया। जो ये सब दिल्ली के चुनाव तक की बातें हैं। दिल्ली के चुनाव में कहा, जहां लोगों को लग रहा था कि हम लोग को कोई समर्थन और कोई वोट नहीं मिलेंगे, वहां एक ऐतिहासिक जीत आम आदमी पार्टी को मिली और 28 एमएलए के साथ हम लोग दिल्ली में विजयी हुए, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। और जिससे पूरे देश में एक नया उत्साह, एक नई गति, एक नई ऊर्जा आ गई कि सही में लगता है कि देश में एक नया विकल्प आ रहा है। उसके कुछ ही समय बाद फिर अरविंद जी ने जन लोकपाल ना पास होने के आधार पर दिल्ली की सरकार छोड़ दी, मुख्यमंत्री का पद से इस्तीफा दे दिया और लोकसभा चुनाव का भी घोषणा कर दी गई और लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही थी। और तैयारी में सब लोग और पार्टी लग गई और उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़े और जिसके परिणाम आप लोग के सबके सामने हैं। तो इस सबके, जो मैंने आपको ये सारी बातें बताई, इसमें अब जो हम लोग अलग अलग जगह घूम रहे हैं, तो कई जगह से कई तरह के सवाल लोग पूछना चाहते हैं पार्टी से, अरविंद जी से, हम लोगों से। तो किस तरह के सवाल हम लोग के सामने आ रहे हैं, मैं कुछ सवाल जरूर मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। इसके अलावा जो भी सवाल हो वो प्रश्न उत्तर की प्रणाली हम लोग इसके बाद कर लेंगे। तो कई लोगों ने बोला कि अरविंद जी ने सरकार छोड़ दी दिल्ली की, इससे बड़ी गलती कोई हो नहीं सकती थी, इससे पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। सरकार ही क्यों बनाई पहले जब बहुमत नहीं थी, ये भी गलत था। बना ली तो छोड़ा क्यों, और छोड़ा तो जब बनाते समय पूछा गया था, लोगों से राय ली गई थी, छोड़ते समय भी लेनी चाहिए थी। क्या वो ज्यादा एम्बिशियस हो गए थे? क्या उनके प्रधानमंत्री बनने का सपना उनके दिमाग में आ गया था कि क्यों जाके वो बनारस से चुनाव लड़े? नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का क्या मतलब था? 431 जगह कैंडिडेट लोकसभा के चुनाव में लड़वाने का क्या मतलब था? कैंडिडेट कहां, किस बेसिस पे सेलेक्ट किए गए, कैसे चुने गए, उम्मीदवार कहां से आए? बाहर के उम्मीदवार थे, पैराशूट कैंडिडेट थे, लोकल जो जिले की टीम थी, जो प्रदेश की टीम थी, उससे हम लोग की आशाएं और उपेक्षा अलग थी। लोकल टीम ने कई जगह विद्रोह किया कैंडिडेट का। और इस तरह के कई सवाल जो है वो हम लोग के सामने अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। पार्टी अब आगे क्या सोचती है? हरियाणा में चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? क्या ये पार्टी एक ही आदमी चला रहा है? कोई लोकतंत्र है कि पार्टी में कि नहीं है? वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत सवाल अलग अलग जगहों से हम लोग के बीच में, सबके बीच में पूछे जाते हैं।
तो मैं कोशिश ये करूंगा कि अगले 15-20 मिनट में आप लोग के इस तरह के जो सवाल आते थे इनका मैं जवाब दे सकूं, और उसके बाद फिर कुछ और भी बातचीत अगर हम लोग करनी है तो हम लोग आगे जारी रखेंगे। दिल्ली में जब चुनाव हुए और दिल्ली की जो रिजल्ट आई, दिल्ली के जो परिणाम आए, उसके बाद जो दिल्ली में हम लोगों ने सरकार बनाई, तो दिल्ली में सरकार बनने का, दिल्ली में जीत हासिल करने का एक बहुत बड़ा आधार और कारण ये था कि अरविंद जी ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सामने एक ईमानदारी की राजनीति और एक लोगों के हाथ में लोकतांत्रिक ताकत असली मायने में देने की बात रखी थी, जिसको हम लोग स्वराज कह लें, अलग मायने में जन लोकपाल का बिल कह लें, जन लोकपाल कह लें, ये सारी बातें थी। और जो गांधी जी जो गांव के समाज तक, मोहल्ले के समाज तक सही मायने में लोकतंत्र ले जाने की बात करते थे, इनर डेमोक्रेसी की बात करते थे, वो यही बात करते थे कि जो निर्णय लेने की ताकत है सामाजिक मुद्दों पे, ये सब समाज के सबसे छोटे तत्व तक पहुंचनी चाहिए, और ये आधार जन लोकपाल का था। इसको लेके जब चुनाव हम लोग लड़े और इसके बाद जो हम लोग चुनाव जीते, तो आप लोग सब जानते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा, जो कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, जन लोकपाल बिल ना आने के को लेकर के उद्देश्य को लेकर दोनों एक हो गए, और दोनों ने दिल्ली की विधानसभा में जन लोकपाल का बिल आने की जो कोशिश थी उसको नाकाम कर दिया। अरविंद जी का ऐसा मानना था, पार्टी का ऐसा मानना था कि अगर पार्टी दिल्ली की जनता की जो उम्मीद थी, दिल्ली के लोगों की उम्मीद अगर जन लोकपाल को, स्वराज को लेकर थी, अगर उस उम्मीद को हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास राजनीतिक बहुमत नहीं है, तो हम लोग के पास नैतिकता पे कोई आधार नहीं है, कोई मॉरल ग्राउंड्स नहीं है टू स्टे इन गवर्नमेंट। सरकार में रहने का हम लोग के पास कोई नैतिक आधार नहीं है, इसलिए उन्होंने नैतिकता के आधार पे पार्टी के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। ये चीज मगर लोगों को समझ नहीं आई, और इसमें मैं मानता हूं कि अगर हम लोग इंट्रोस्पेक्शन में देखें, अगर हम लोग अब देखें और अब सोचें, तो अब अरविंद जी का, पार्टी का, हम लोग का सबका ये मानना है कि ये निर्णय गलत हुआ। निर्णय गलत इसलिए हुआ कि इसके 2-3 कारण है। पहला कारण, ये निर्णय गलत इसलिए है क्योंकि लोगों की उम्मीद, दिल्ली के लोगों की उम्मीद केवल जन लोकपाल को लेकर नहीं थी कि उन्होंने वोट दिया आम आदमी पार्टी। लोगों की उम्मीद एक नई सोच को लेकर थी, लोगों की उम्मीद एक नए विकल्प को लेकर थी, लोगों की उम्मीद भ्रष्टाचार दूर करने की, एक सरकार के हर छोटे तबके में जाके जहां भ्रष्टाचार भरा पड़ा है दीमक की तरह, उसको हटाने को लेकर थी। और लोगों को ऐसा लगा कि अरविंद जी के त्यागपत्र ने लोगों की उम्मीद के साथ विश्वासघात किया। तो ये चीज लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की, जनता को ये चीज पसंद नहीं आई, और हम लोग को शायद ये चीज समझने में देर हो गई। क्योंकि जैसे मैंने बताया, हम लोग तो नैतिकता का आधार ले रहे थे कि भाई जब हम लोग एक चीज जो जिस चीज को बनाने के लिए, जिस काम करने के लिए आए हैं, अगर वो काम में हम लोग असफल हैं, तो हम लोग की कोई नैतिकता नहीं बनती, हम लोग कुर्सी पे बने रहे। और उस समय हम लोग के बड़े डिस्कशन, डिबेट, आर्ग्यूमेंट होती थी। तो अंत में अरविंद जी यही कहते थे कि, और पीएससी की मीटिंग में भी ये बात होती थी, तो अरविंद जी यही कहते थे कि अगर हम लोग सरकार में बने रहेंगे तो लोग हम लोग से यही आके सवाल पूछने लगेंगे कि आप लोग का किस बात का आधार है, और आप लोग तो सत्ता के लोभी हैं। आप लोग का जब जन लोकपाल नहीं आ पा रहा है तो आप लोग को कोई हक नहीं बनता कि आप लोग कुर्सी चिपक के बैठ जाए, और मीडिया वाले कल आप लोगों को खदेड़ने लगेंगे, पार्टी को खदेड़ने लगेंगे कि देखो जन लोकपाल के आधार पर सरकार बनाई थी, जन लोकपाल के आधार पर हमने इनको वोट दिया था, जन लोकपाल नहीं आ पा रहा है, उसके बाद भी ये कुर्सी से चिपक के बैठ गए, तो किसी और राजनीतिक पार्टी और किसी और राजनेता की तरह सत्ता के लोभी है, अपॉर्चुनिस्ट है, मौका परस्त है। ये सोच होती थी। इस वजह से, उनकी इस सोच से उस समय सबको लगा कि शायद ये निर्णय सही है, और इसलिए पार्टी ने एक मत से यह तय किया कि अरविंद जी इस्तीफा दे दे। मगर रेट्रोस्पेक्ट में जैसे मैंने कहा कि हम लोग को, सबको अभी लगता है कि ये सही नहीं था, क्योंकि लोगों की उम्मीदों के साथ विश्वासघात, उन लोग ऐसा लगा। ना केवल ये लगा, साथ में लोगों को, हम लोग ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये बात हम लोग लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। हम लोग के साथ मीडिया नहीं थी, आप लोग सब जानते हैं, मीडिया का हम लोगों को कोई खास सपोर्ट नहीं मिला। मीडिया के सपोर्ट और समर्थन के बगैर इस तरह की बात पूरे देश भर में पहुंचाना लोगों के बीच में, भारत के अंदर नामुमकिन है।
तो जब लोगों के पास हम लोग इस तरह की कोई बात नहीं पहुंचा पाए और साथ में बाकी राजनीतिक पार्टी खासतौर से भाजपा का हर काडर और हर कार्यकर्ता अगर यही बात कर रहा है कि देखो इनको तो सरकार चलाना नहीं आता, ये लोग तो अराजकता है, अराजकता करते हैं और इनको भगोड़े हैं और ये है वो है, तो अगर हमारे कोई समर्थक थे भी तो उनके बीच में कोई ऐसा था नहीं जो जाके लोगों के बीच में बात कर सके, समझा सके कि हम लोग ने क्यों ऐसा किया। इससे ये बात निकल के आई चुनाव के बाद कि सबसे महत्वपूर्ण चीज, प्राथमिकता हम लोग को जो देनी चाहिए वो संगठन पे देनी चाहिए। हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग माहौल में या इसी तरह की हवा में समर्थक जरूर पैदा हो जाते हैं पार्टी के, मगर वो लंबी समय के लिए पार्टी के साथ नहीं रहते हैं। वो हवा और मौसम के रुख की तरह होते हैं, जब उस समय एक जोश था, एक नई उम्मीद थी तो लोग साथ थे, मगर हम लोग ने जिस उम्मीद को जगाया उस उम्मीद पे शायद नरेंद्र मोदी खरे उतरे। लोगों को लगा कि सही रूप में अगर विकल्प के रूप में कोई आ सकता है कांग्रेस और यूपीए के सामने तो नरेंद्र मोदी है। तो सोच शायद हमने जगाई लोगों के बीच में, मगर उसका फायदा जो है उसको लीवरेज ठीक तरीके से भाजपा और नरेंद्र मोदी कर पाए। तो ये हम लोग की एक पहली गलती रही कि हम लोग ने सरकार से त्यागपत्र दिया। उससे लोगों के बीच में एक ये बात फैला दी गई कि ये लोग सरकार चलाना नहीं जानते, गवर्नेंस नहीं जानते, और इसलिए ये लोग सरकार छोड़ के भाग गए। ये लोग कोई भी किसी प्रकार का विकल्प के रूप में आप लोगों के, देश के लोगों के सामने नहीं आ पाएंगे। तो ये हम लोग की एक बहुत बड़ी गलती हुई, जजमेंट का एरर हुआ कि हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाए। और इसका मैं अभी वही आपको जो पहले बोला कि मूल रूप से इसका जो कारण है वो ये नहीं है कि हम लोग सोचते थे इसका कुछ ज्यादा फायदा मिलेगा। इसका मूल कारण ये है कि हम लोग एक तो राजनीतिक सोच नहीं रखते, गैर राजनीतिक हैं, और अनुभव नहीं था। अनुभव होता, राजनीतिक सोच होती तो हम लोग समझते कि इसका नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। नुकसान फायदा देख के हम लोग ने चीज करी नहीं। तो एक तो ये बात आप लोग के मैं बीच में रखना चाहता था इस बारे में। दूसरा, अरविंद जी बनारस से चुनाव लड़े, 431 कैंडिडेट क्यों लड़ाए? तो अरविंद जी चुनाव इसलिए लड़े क्योंकि अरविंद जी एक ये लोगों के बीच में बात रखना चाहते थे कि वो लड़ाई जो है मुद्दों के साथ साथ ऐसे लोगों से करना चाहते हैं जो उन मुद्दों की, जो उस राजनीतिक सोच जिसकी आम आदमी पार्टी खिलाफ है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस रिप्रेजेंटेशन में नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, ये लोग आगे आते हैं क्योंकि ये लोग की जो राजनीतिक सोच और इन लोग की जो राजनीति है वो डिविजिव, ध्रुवीकरण की, पोलराइजेशन की राजनीति है। और इसलिए अरविंद जी को लगा कि इस समय नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़के हम देश को एक संकेत दे सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और इस देश की जनता किसी भी तरह के ध्रुवीकरण, किसी भी तरह के डिवीजन, किसी भी तरह की पोलराइजेशन, चाहे वो कास्ट पे हो, चाहे रिलीजन पे हो, चाहे क्लास पे हो, उस पर विश्वास नहीं करती है और देश को एक तरह का संकेत जाए। उसमें भी हम लोग नाकाम रहे क्योंकि बनारस के चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा ने मिलकर उसको एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम चुनाव की रूपरेखा दे दी, जिससे कि पोलराइजेशन कंप्लीट हो गया और वोट जो है डिवाइड नहीं हुआ और वोट जो है उस हिसाब से नरेंद्र मोदी को गया। एक ये रीजन हुआ। दूसरा कारण उसका ये हुआ कि हम लोग का ये मानना था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना उसी तरह होगा जिस तरह शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ना था, क्योंकि हम लोग देश के आगे देश को एक संकेत देना चाहते थे कि हम लोग इस तरह की राजनीति के खिलाफ। उसमें हम लोग ये नहीं समझ पाए, पार्टी ये नहीं समझ पाए कि शीला दीक्षित के खिलाफ जब चुनाव लड़े तो लोगों का मूड, लोगों की सोच यूपीए से त्रस्त थी, यूपीए से नाराज थी। इस वजह से लोगों ने शीला दीक्षित के खिलाफ वोट नहीं दिया उतना जितना कांग्रेस के और यूपीए की राजनीति के खिलाफ वोट दिया। और उस त्रस्त हालत में, उस त्रस्त दिल्ली सरकार से लोग परेशान होकर जो है अरविंद जी को एक नई उम्मीद के नाम सामने के रूप में सामने लाए। मगर नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा नहीं था। नरेंद्र मोदी से लोग कोई परेशान नहीं थे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, कोई प्रधानमंत्री तो थे नहीं, तो नरेंद्र मोदी ने किसी को देखा ही नहीं एज प्राइम मिनिस्टर। तो नरेंद्र मोदी, बल्कि उस समय वो कहते हैं कि गधे के सामने खच्चर भी अच्छा लगता है, तो नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह जी के सामने और यूपीए की सरकार के सामने एक साफ सुथरी उम्मीद और एक नई राजनीति के तरीके को रिप्रेजेंट कर रहे थे।
उन्होंने अपना गुजरात का जो मॉडल है उसको बड़े मजबूती से, बड़ी सफलता से एडवर्टाइज किया लोगों के बीच में। लोगों को ऐसा लगा कि गुजरात में बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत विकास हुआ है, और वो शायद वो मॉडल जो है देश भर में, अब अगर इनको प्रधानमंत्री चुन लिए गए तो इसको इनको रेप्लिकेट करेंगे, इसको ये दोबारा दोहराएंगे पूरे देश भर में। ये चीज हम लोग नहीं समझ पाए, तो ये गलती, ये दूसरी ये गलती हुई। साथ में अरविंद जी का ये भी मानना है, हम लोग का मानना है कि अरविंद जी अगर दिल्ली से चुनाव लड़ते तो शायद ज्यादा मजबूती रहती उनके लिए भी, और भी कैंडिडेट के लिए जो दिल्ली से चुनाव लड़े। तीसरी जो बात करते हैं लोग वो इतने देश भर में चुनाव लड़ने की, उसमें हम लोग का आज भी मानना है कि उसमें हम लोग गलत नहीं थे। और उसका कारण मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोग का संगठन चाहे ना रहा हो देश भर में, हम लोग की पार्टी के साथ लोग इतने चाहे ना जुड़े हो, मगर 431 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, 431 लोकसभा में हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा, उसमें कुछ स्तर पे एक संगठन तैयार हुआ, वर्कर जुड़े, वॉलंटियर जुड़े, और वहां पे आम आदमी पार्टी की एक बात रखी गई, लोग उस जिले में, उस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम आम आदमी पार्टी के बारे में जाने और सुने। और उसका नतीजा यह है कि पहली बात, 55 करोड़ वोट जो 2014 के लोकसभा चुनाव में पड़े, उसमें तकरीबन 1.5 करोड़ वोट आम आदमी पार्टी को मिले। 4 लोकसभा सीट हम लोग को हासिल हुई, जो अगर हम लोग नहीं लड़ते चुनाव, अगर हम लोग दिल्ली पे सीमित रहते, हरियाणा में रहते, शहर के कुछ कस्बों में रहते, तो पंजाब में जिस तरह की हम लोग को जीत मिली वो हम लोग को नहीं मिलती। तो उसमें हम लोग को फायदे बहुत हुए, और एक देश भर में एक ये हो गया कि आम आदमी पार्टी की पहचान बन गई कि हम लोग एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में, नेशनल ऑल्टरनेटिव के रूप में एक शुरुआत कर पाए। अगर आप आजाद भारत का इतिहास देखेंगे तो आजाद भारत में कोई ऐसी पार्टी नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के, जो एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आ पाई हो, नेशनल ऑल्टरनेटिव के रूप में आ पाई हो। बड़ी पार्टियां आई हैं, चाहे वो मायावती की बहुजन समाज पार्टी हो, मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी हो, लालू यादव की पार्टी हो, नीतीश कुमार की हो, या दक्षिण में जयललिता जी की हो, या करुणानिधि की हो। प्रदेश की पार्टी बनके, प्रांत की पार्टी बनके ये लोग वहीं पे सीमित हो गए। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय ऑल्टरनेटिव के, राष्ट्रीय एक स्वरूप में लोगों के बीच में आई और विकल्प के रूप में आई। ये एक बहुत बड़ी जीत है हम लोग के लिए। साथ में आजाद भारत के इस इतिहास को अगर आप लोग देखें तो ये शायद पहली ऐसी पार्टी है जिसने 1.5 साल के अंदर इस तरह की जीत हासिल करी। मैं आप लोग को याद दिला दूं कि भाजपा का जब जन्म हुआ था और अपने पहले लोकसभा चुनाव में 1984 में उनके केवल 2 एमपी आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, और इसके अलावा उनको किसी तरह की और कोई जीत हासिल नहीं हुई थी। तो उसको अगर हम लोग देखें उस परिप्रेक्ष्य में, तो हम लोग को लगता है, हम लोग का पार्टी का ऐसा मानना है कि 2014 के जो चुनाव रहे, इसमें पार्टी को कुछ हद तक सफलता मिली। जितनी उम्मीद लोगों की बन गई थी वो शायद कायम नहीं हुई, उस पर हम लोग शायद नहीं उतरे कि 50 सीट आ जाएंगी या 25 सीट आ जाएंगी या 100 सीट आएंगी, मगर पार्टी का ये मानना है किसी भी प्रकार की असफलता नहीं रही। तो वो निर्णय हम लोग का पार्टी का सही रहा। और बात जो आती है वो उम्मीदवारों को लेके आती है। अभी भी यहाँ पे साहब एक आए हैं, पीछे बात कर रहे थे मेरे से, मैंने वही बोला कि थोड़ा सा इसको आप लोग को एक बैकग्राउंड, एक इतिहास के साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, पार्टी हम लोग की 1.5 साल पुरानी जरूर है, मगर बहुत ज्यादा लोग जो है पार्टी में, जो एक 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 बहाव, एक बाढ़ की तरह जो लोग आए हैं, वो दिल्ली के चुनाव के बाद आए। बहुत ऐसे लोग हैं पार्टी में जो आईएसी के जमाने से, परिवर्तन के जमाने से अरविंद जी के साथ पहले से जुड़े थे, मगर जो एक ये एक इतना सैलाब की तरह जो लोग जुड़ने लगे, वो दिसंबर के बाद, दिल्ली के चुनाव के बाद जुड़ने लगे, और लोगों को लगने लगा कि एक नई उम्मीद है। अब आप लोग ये सोचने की कोशिश करें कि दिसंबर के चुनाव के बाद जब लोग जुड़ने लगे और मार्च में जब चुनाव की घोषणा की गई और हम लोग को उम्मीदवार बनाने पड़े, तो मुश्किल से 3 महीने का समय भी नहीं मिला हम लोग को। और उस 3 महीने के समय के अंदर अरविंद जी दिल्ली की सरकार पे पहले और दिल्ली की सरकार के बाद, दिल्ली की सरकार से त्यागपत्र देने के बाद पार्टी को मजबूत करने में, और बाकी सब लोग भी उसी का सब काम में, कार्य में लगे थे। इसको करते वक्त 3 महीने के अंदर राष्ट्रीय स्तर पे किसी तरह का एक ढांचा खड़ा करना, 431 कैंडिडेट को लड़ाना, जिले के, प्रदेश के संगठन को तैयार करना,
किसी के लिए संभव नहीं। उस सब के बावजूद हम लोग ने जहां तक हो सकता था कोशिश करी कि और कुछ नहीं तो कम से कम कैंडिडेट जो है, उम्मीदवार जो है, साफ छवि के लोग, ईमानदार छवि के लोग हो। और कहीं पे हम लोग को जानकारी मिली कि फलाना कैंडिडेट जो है, इसके कोई आरोप है या प्रतिरोप है भ्रष्टाचार के या क्रिमिनल कोई भी बैकग्राउंड है, तो हमने वो टिकट वापस कर दिया और कैंडिडेट बदला है। मगर जिले की टीम से हम लोग को सवाल उठता था कि आपने फलाने को कैंडिडेट को टिकट दे दिया, इसको कैंडिडेट बना दिया, हम लोग से पूछा नहीं, हम लोग से बात नहीं करी। अब आप लोग ये समझने की कोशिश करें कि अगर 15 दिन 20 दिन के अंदर 430 कैंडिडेट डिक्लेयर करने हैं पार्टी को, और वो डिक्लेयर करने वाले लोग 7 8 9 लोग 10 लोग बैठे हैं हम लोग दिल्ली में, और पार्टी में इतना समय नहीं हुआ है जानने का, परखने का, समझने का, तो पार्टी के पास किस तरह का उपाय बचता है? पार्टी ने बस यही कोशिश करी कि जो उम्मीदवार डिक्लेयर हो वो साफ छवि का हो, स्वच्छ छवि का हो, ईमानदार, समाज से जुड़ा हो, समाज के लिए कुछ कार्य करा हो, काम करा हो, या किसी ऐसे काम में रहा हो जिसमें उसकी एक अपनी पहचान है, टीचर, डॉक्टर, वकील, अलग अलग इस तरह के अलग अलग प्रोफेशन में रहा हो। और अगर कोई ये पूछे कि जिले टीम के लोग पूछते हैं कि हमसे नहीं पूछा, तो जिले की टीम को भी उतना ही कम जानते थे हम लोग जितना कैंडिडेट को जानते थे। तो अगर मैं कैंडिडेट से मैं पूछूं कि आप ये यहाँ के लिए ठीक है कि नहीं है, या जिला टीम आपका सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो यही सवाल तो मैं फिर जिले की टीम से भी पूछूं तो यही जवाब मिलता था। क्योंकि ना जिले टीम वाले को हम लोग डिबेट जानते थे, ना कैंडिडेट को हम लोग जानते थे। जहां पे हो सकता था हम लोग ने एक दूसरे से बात करने की कोशिश करी, जहां नहीं हो सकता था वहां पे हम लोग ने डिसीजन लिया अपने आप। इसकी वजह से बहुत नाराजगी हुई। चौथी एक बात मैं आप लोग के बीच में रखना चाहूंगा, और ये हम लोग हर जगह करते हैं, कि पार्टी, आम आदमी पार्टी की सोच और विचारधारा जरूर ईमानदारी पे है, स्वराज पे है, जन लोकपाल पे है, मगर स्वराज की परिभाषा क्या है? क्योंकि कई जगह मेरे को ऐसा लगता है कि पार्टी में लोग समझने लगे हैं स्वराज की परिभाषा का एक गलत मायने निकालने लगे हैं। स्वराज को ये समझने लगे कि कुछ भी बोल दें, कुछ भी कर ले, इसका एक ये फ्रीडम है, इसकी एक आजादी है। जबकि स्वराज का ये मतलब नहीं होता। स्वराज का मतलब एक सेल्फ कंट्रोल है। स्वराज का मतलब एक ये है कि आगे सरकार और नीतियां बनाने की और चलाने के तरीका। मगर आप लोग भी सबके परिवार में कहीं कोई निर्णय लेना हो, कोई मतभेद हो, तो परिवार का एक मुखिया होता है। ये आप लोग सब जानते हैं कि भाई एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है, तो भाई कोई तो एक लेगा डिसीजन, चाहे वो परिवार में पिता हो, माता जी हो, बच्चे हो, मगर कोई एक डिसीजन लेगा, भाई ये इस पे ऐसे करना है, और सब लोग परिवार के लोग उस पे रास्ते पे फिर चलते हैं। उसी तरह पार्टी में भी, राजनीतिक पार्टी में भी एक मुखिया की एक सोच की जरूरत है, जहां पे ये हो कि भाई ये फाइनल, अब ये निर्णय जो है, अब इस निर्णय पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी हिसाब से आगे हम लोग काम करेंगे। हर चीज पे मतभेद, और हर चीज पे मतभेद उठा के मीडिया में या बाहर उन बातों को रखना शोभा नहीं देता। और पार्टी ने बड़ा सख्त तरीका अपनाया है इस सब चीजों से आगे डील करने का। आप लोग और भी किसी राजनीतिक पार्टी को देख लें तो कहीं पे भी लोकतंत्र नहीं है। बाकी पार्टियों में बाकी चीज तो छोड़ दीजिए, हम लोग की पार्टी में आजादी है, लोकतंत्र है कि लोग अपने मतभेद, अपनी बातें पार्टी के फोरम में रखें। किसी बात से नाराजगी है तो वो लोगों के बीच में, पार्टी के बीच में रखें। मगर कहीं पे कोई पार्टी के फोरम के बाहर जाके मीडिया से बात करता है, या बाहर के लोगों से बात करता है, किसी और पार्टी से बात करता है, तो इसमें भी आप लोग को ये समझना चाहिए कि जैसे एक परिवार होता है, उसी तरह ये भी एक परिवार है, और उसके भी कायदे कानून और दायरा होता है, और दायरे के अंदर रह के आप करिए। आम आदमी पार्टी से ज्यादा लोकतांत्रिक तो कोई है ही नहीं पार्टी की। आज आप पार्टी के अंदर खड़े होकर बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपना मतभेद जाहिर कर सकते हैं। कोई ये बता सकता है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी में इस तरह की कोई 2 3 5 10 20 वर्षों में इस तरह की कभी कोई चीज हुई हो? तो इसलिए अनुशासन बहुत जरूरी है। और आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि अब आगे से जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। जिम्मेदारी मगर तभी जरूरी बनती है, तभी जरूरी होती है, तभी अच्छी होती है, जब उसके साथ उसकी जवाबदेही भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हैव टू गो टुगेदर। और जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ इन दोनों चीजों को जो आपस में मानता है वो है अनुशासन। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के साथ अगर डिसिप्लिन ना हो तो ना कोई पार्टी बढ़ सकती है, ना कोई परिवार बढ़ सकता है, ना कोई कंपनी बढ़ सकती है, ना कोई काम बढ़ सकता है। तो इसलिए स्वराज की परिभाषा को हम लोग के जितने साथी हैं सबको समझना जरूरी है।
और स्वराज की परिभाषा और दायरे में रह करके हम लोग को सबको काम करना जरूरी है। और शायद लोग इस चीज को, हम लोग के जो समर्थक है कई जगह इस चीज को भूल गए और पब्लिक फोरम पे या मीडिया के जरिए अलग अलग बातें, मतभेद की बातें जो है बाहर रखी। वो पार्टी जो है आम आदमी पार्टी नहीं उसको स्वीकारेगी और उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करी जाएगी। तो ये सारी चीजें हो गई। अभी तक जो पार्टी में हुआ, जो गलत डिसीजन हुए, मैंने बताया, कोशिश करी आप लोगों को बताने की क्यों गलत हुए कई चीजें। पार्टी अब मानती है कि कई चीजें हैं जो गलत हुई। पार्टी साथ में भी मानती है कई चीजों में उपलब्धि मिली पार्टी को 2014 के इस लोकसभा चुनाव से। हम लोग को देश भर में एक एक प्रेजेंस मिली, एक पोजीशन मिली। हम लोग को नए चेहरे, नए नेता मिले। देश भर की अगर राजनीति हम लोग करना चाहते हैं तो 4-6 लोग दिल्ली में बैठ के वो राजनीति नहीं कर सकते। देश भर में हम लोग को अलग अलग जगह लोगों से जुड़ना पड़ेगा, लोगों के मुद्दे, लोगों की दिक्कत, लोगों की लड़ाइयों से जुड़ना पड़ेगा। हर लड़ाई, हर दिक्कत, हर मुद्दे पे दिल्ली से 5 लोग जाके नहीं लड़ सकते। हम लोग को आधार बनाना पड़ेगा हर जगह जाके। केरल में कोई दिक्कत है या मध्य प्रदेश में कोई दिक्कत है या कश्मीर में कोई दिक्कत है, तो हमको वहां पे चेहरे चाहिए जो इस दिक्कत को, इस लड़ाई को लोगों की लड़ सके, पार्टी का आधार बना सके। दिल्ली के चुनाव की जीत और हार के आधार पे देश भर में पार्टी नहीं खड़ी हो सकती। ये पार्टी एक चीज समझ गई। तो ये सारी बातें रही 2014 के चुनाव तक की। और 2014 के चुनाव के बाद हम लोग की अलग अलग समीक्षा बैठक हुई, अलग अलग हम लोग की मीटिंग हुई, जिसमें एक ये सोचा गया कि अब आगे पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ना है। तो उसके मैं थोड़ा सा आप लोग को आगे अगले 5 मिनट में बताऊं कि पार्टी ने आगे क्या निर्णय लिया है। तो जैसा मैंने बीच में बताया कि पार्टी की एक बहुत बड़ी कमजोरी है संगठन ना होना। संगठन नहीं होने से कहीं पे भी लोगों को जोड़ना बहुत कठिन है। अगर यहाँ पे आप लोग ना हो तो यहाँ पे हम लोग के साथ लोग नहीं जुड़ेंगे। तो कहीं पे हम लोग को लोगों की जब जरूरत पड़ती है तो संगठित रूप से जब लोग होते हैं तो उसमें फिर लोगों को काम देना आसान होता है, उस काम की तुलना करना आसान होता है, उस काम को क्रिटिसाइज अगर अच्छा नहीं हुआ है तो वो करना आसान होता है, लोगों को बदलना आसान होता है, अनुशासन की कार्रवाई करना आसान होता है, और एक दिशा निर्देश, एक डायरेक्शन देना आसान होता है, एक कम्युनिकेशन आसान होता है, संचालन और संचार आसान होता है, पार्टी की सारी बातें लोगों तक पहुंचे, ये पहुंचाना आसान होता है। तो उसके लिए 2 महीने पहले पार्टी ने मिशन विस्तार, जो ये अगला चरण है पार्टी के संगठन बनाने का, इसकी घोषणा करी। आप लोगों ने शायद सुना होगा। मिशन विस्तार जो है पार्टी के संगठित करने का एक तरीका है, एक प्रोजेक्ट है जिसका कार्यक्रम 1 साल का है और जिसकी समाप्ति जून 15, 2015 को की जाएगी। मिशन विस्तार के तहत जो पार्टी का एक सोच है, पार्टी की जो दिशा है आगे, वो इस तरह से है कि अलग अलग पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर बनाए गए हैं जो अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य की जिम्मेदारी लेंगे और ये अलग अलग जिलों में जाकर, और ये लोग न्यूट्रल, पर ये पर्यवेक्षक जो है न्यूट्रल है, ये क्योंकि ये उस स्टेट से नहीं है। इसमें जैसे मैं केरल का देख रहा हूं प्रभार या हिमाचल का देख रहा हूं, तो ना मैं केरल का हूं ना मैं हिमाचल का हूं। उसका कारण ये है कि कोई भी पर्यवेक्षक किसी भी तरह का बायस ना है उसके अंदर। क्योंकि अगर मैं केरल का होता तो ये होता कि मैं अपने किसी आदमी को कहीं फिट कर दूं, अपने किसी आदमी को कहीं कुछ काम, कोई पद दिलवा दूं, कोई पोजीशन दिलवा दूं। तो इस तरह की चीज ना हो, इसलिए पर्यवेक्षकों को अपने अपने राज्यों से बाहर कर रखा गया। और इन लोग का काम है कि हर राज्य में, हर प्रांत में जाके लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, वॉलंटियर से मिले, कैंडिडेट से मिले, जो जिला की टीम बनी थी, प्रदेश की टीम बनी थी, उससे मिले, कैंपेन कमेटी बनी थी, मतलब जितने भी लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े थे उन लोग से मिले। साथ में लोकसभा के चुनाव के दौरान जो लोग नाराज हो गए, पार्टी से दूर चले गए, उनसे जाके मिले, कोशिश करें समझने की उनकी नाराजगी का कारण, और कोशिश करें उनको वापस पार्टी में लाने की। जिस तरह मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इस तरह जाके बात करें, लोगों को समझाएं, बताएं कि गलतियां हुई, इसमें कोई शक नहीं है पार्टी से, मगर आगे बढ़ने का तरीका अभी भी हम लोग के सामने है। तो ये काम हम लोग का इसमें दूसरे चरण में चल रहा है। तो पहले चरण में अलग अलग जिलों में जाके राज्यों के अंदर पर्यवेक्षकों ने बैठक करी है, लोगों से मिले हैं। कोशिश ये करी गई कि हर जिले में, 470 जिले हैं भारत में, तो तकरीबन 350 जिलों में जाके मीटिंग गई है। उस स्तर तक मीटिंग गई, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं।
और उस मीटिंग के माध्यम से हम लोग ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कौन पार्टी के हित में सोचता है, कौन पार्टी से जुड़ा है। एक बहुत बड़ी दिक्कत हम लोग को हर जगह ये आती है कि पार्टी में एक दो तरह की डिवीजन एक तरह से हो गया है। एक पार्टी में वो लोग हैं जो पार्टी से शुरू से जुड़े, तो हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं हम आईएससी के जमाने से पार्टी के साथ हैं, हम परिवर्तन में साथ थे, अन्ना जी के आंदोलन में साथ थे, वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरे खेमे के ऐसे लोग मिलते हैं जो दिल्ली के चुनाव के बाद पार्टी से जुड़े, जो कि ज्यादा है, क्योंकि सही संभव वो ऑब्वियस सी बात है कि दिल्ली के चुनाव के बाद ज्यादा लोग पार्टी से जुड़े। अब इसमें बड़ा जरूरी है पर्यवेक्षकों को यह समझना कि पार्टी के हित में कौन है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कई पुराने लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हैं मगर वो स्वराज की परिभाषा को गलत मायने में लेते हैं, तो क्या वो पार्टी के हित में सही है, ये सोचने की जरूरत है। साथ में दिल्ली के चुनाव के बाद जो सब लोग जुड़े वो पार्टी में भाई कई लोग ऐसे थे जो मौका परस्ती में जुड़े, अपॉर्चुनिज्म में जुड़े, तो वो लोग भी सही नहीं है उसी तरह। तो पार्टी में पर्यवेक्षकों का काम ये है कि इन लोगों को छान के ये मंथन जो है इसके ये मंथन के द्वारा निकालें कौन ऐसे लोग हैं जो पार्टी की विचारधारा से जुड़े, चाहे वो नए हो चाहे वो पुराने हो, और उनको जिम्मेदारी दी जाए संगठन की और पार्टी को आगे बढ़ाने की। तो ये काम पहले चरण का पूरा हो गया है। इस काम के बाद प्रदेश स्तर पे हम लोग एडहॉक टीम की घोषणा कर रहे हैं हर जगह, जो कि अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। अक्टूबर के महीने में हम लोग हर राज्य में एडहॉक कमेटी की घोषणा करेंगे कि ये लोग जिम्मेदारी अब लेंगे और पार्टी का काम देखेंगे। मगर इसमें और पहले काम करने के तरीके में दो फर्क है। पहला ये कि ये जो एडहॉक टीम बनेगी इनका कार्यकाल, इनका जो टेन्योर है वो 1 साल का है। 15 जून 2015 को समाप्त हो जाएगा। दूसरा जो ये लोग बनाए जा रहे हैं एडहॉक टीम में, इनका हर महीने समीक्षा होगी, हर महीने इनको टारगेट दिया जाएगा और हर महीने जाके इनसे मीटिंग होगी, इनसे पूछा जाएगा कि पिछले महीने में आपको ये काम करना था या ये आपको जिम्मेदारी दी गई थी, ये काम हुआ, बढ़ा आगे नहीं बढ़ा। और 2 ऐसे चरण में जो काम नहीं कर रहा होगा उसको बदल दिया जाएगा। तो पहली चीज ये कि ये लोगों का कार्यकाल 1 साल का है केवल, और दूसरी ये कि इन लोग की एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, एक समीक्षा का एक प्रोसेस इन लोगों के लिए सेट किया गया है, जिसमें इन लोग के ऊपर हमेशा एक दिशा निर्देश और साथ में एक निगाह रखी जाएगी कि ये लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। इन लोगों को आगे लोगों को जोड़ना है बूथ स्तर से। बूथ स्तर आप लोग जानते होंगे, हम लोग के देश के अंदर जो लोकतंत्र का सबसे छोटा यूनिट है, बूथ स्तर वो है जहां पे वोटर जाके वोट डालता है। और बूथ स्तर पे तकरीबन एक बूथ में एक लोकसभा में आप मान लीजिए तकरीबन 1500 बूथ होते हैं अंदाजन, तो 550 कुछ हम लोग की 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है, और आप उसी हिसाब से जोड़ लें तो हम लोग के उतने पूरे देश भर में बूथ, उतने पोलिंग सेंटर है। बूथ कमेटी का गठन जो है इन लोगों को करना है। बूथ कमेटी जो है 2 से लेकर न्यूनतम 2, मिनिमम 2 से लेके 10 मेंबर की गठित की जाएगी। और ये बूथ कमेटी आगे चल के ब्लॉक कमेटी, जो हम लोग के लोकतंत्र में जिस तरह का एक स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से बूथ के ऊपर ग्राम कमेटी यानी कि गांव की कमेटी, उसके ऊपर ब्लॉक की कमेटी, ब्लॉक के ऊपर विधानसभा की कमेटी, विधानसभा के ऊपर जिला की कमेटी, और शहरों में मोहल्ला कमेटी, मोहल्ले के ऊपर वार्ड और वार्ड के ऊपर विधानसभा। इस तरह की कमेटियों का गठन किया जाएगा और ये कमेटी उसके बाद नए मेंबर्स को फिर बनाएगी, बुलाएगी और इनको केंद्रित करेगी। ये जो कमिटीज होंगी साथ में उन लोग के लोकल मुद्दों के लिए लड़ेगी। अब हो सकता है किसी बूथ स्तर पे जो काम हो रहा है वहां किसी गांव के लिए एक नलकूप, एक हैंडपंप बनाने की लड़ाई हो रही है, या किसी गांव में किसी मोहल्ले में सीवर लाइन ठीक कराने की लड़ाई हो रही है। वहां पे अरविंद जी की कोई जरूरत नहीं, मगर वहां पे लोकल उस मोहल्ले की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। वहां पे किसी बच्चे की तबियत खराब हो गई है, उसको सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है, वहां पे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा रहेगा, जिसका काम है इसका इलाज करना। जब तक इस तरह के आधार हम लोग जिले जिले, गांव गांव, ब्लॉक ब्लॉक में नहीं करेंगे, आम आदमी पार्टी के साथ लोग हर जगह नहीं जुड़े। केवल ईमानदारी को लेके हम लोग देश भर में चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाए और सरकार बना ले, ये संभव नहीं। ईमानदारी बहुत जरूरी है, मगर पार्टी को आधार बनाना जरूरी है। तो ये जो एक काम है ये 1 साल तक चलेगा। और 2015 जून में जब ये कमेटियों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो जो एक्टिव मेंबर बन के आए होंगे, जो लोग ये बूथ कमेटी बनेंगे और उसके ऊपर की कमेटी में होंगे, ये चुनाव के माध्यम से दोबारा उस संगठन के लिए चुने जाएंगे।
तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मान लीजिए आप और मैं गांव गांव की समिति या बूथ की समिति या प्रदेश की समिति या जिले की समिति में काम देख रहे हैं। पहले तो आप काम कर रहे हैं, आपकी समीक्षा हो रही है हर महीने, साथ में कार्यकाल आपका फिक्स्ड है। उसके बाद अगर आपने काम किया है तभी आपको लोग चुनेंगे, वरना कौन चुनेगा? तो ये चीज इसके साथ हम लोगों ने रखी है। तो 2015 जून तक जब चुनाव करेंगे, संगठन के चुनाव होंगे, तो वही लोग जिम्मेदारी की पोजीशन में आ पाएंगे जिन्होंने सही माने में पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी के हित में सोचते हैं, विचारधारा से मेल खाते हैं और जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। और इस कमेटियों का जो कार्यकाल है फिर 3 साल का रहेगा और फिर ये साइकिल चलती रहेगी। हर 3 साल में चुनाव हुआ करेंगे संगठन के और लोग आगे आएंगे। तो ये करने से हम लोग का मानना है कि एक पार्टी का आधार हर स्तर पे आ जाएगा, पार्टी को जानने वाले हर स्तर पे आ जाएंगे, पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव दोबारा जब चालू करेंगे तो लोग मेंबर बनेंगे। कई जगह हम लोग जाते हैं, लोग कहते हैं पैसा नहीं है। पैसा कैसे आएगा? आम आदमी पार्टी के पास तो 32 करोड़ रुपए है, कांग्रेस पार्टी के पास 900 करोड़ रुपए है ऑफिशियल, बीजेपी के पास 1500 करोड़ है ऑफिशियल, काला पैसा अलग। आम आदमी पार्टी के पास 32 करोड़ है, तो 32 करोड़ में तो पार्टी तो नहीं दे सकती पैसा, तो ये पैसा भी लोकली जनरेट होगा। अब लोकल पैसा जनरेट होगा, लोग मेरे से पूछते हैं कि पैसा दे दीजिए, पैसा हम लोग कैसे करें? तो कहां से आएगा पैसा? आम आदमी पार्टी के पास तो पैसा है नहीं इतना। तो लोगों से यही हम लोग बात करते हैं कि आपको मुद्दे आधार बनाना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। आप लोगों को जोड़ेंगे, जब लोगों की लड़ाई लोग देखेंगे, आप उनसे कंधे से कंधा मिला के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर लोग चंदा भी देंगे। चंदा देंगे तो आपका काम भी आगे बढ़ेगा। तो ये चिकन और एग सिचुएशन जैसे है उस तरह है, मगर इसमें हम लोग को लोगों को जोड़ना पड़ेगा साथ। और जब लोग जुड़ेंगे अपने आप लोग चंदा भी देंगे, पैसा भी देंगे, हर चीज समर्थन भी देंगे, हर चीज से लोग आगे आएंगे उत्साह के साथ और पार्टी के साथ जुड़ेंगे। तो ये मिशन विस्तार का एक कार्यक्रम है और इस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के चुनाव को लेके, दिल्ली के माहौल को लेके भी बहुत सवाल है, तो उसके भी मैं 2-4 मिनट में आप लोग को बता दूं। दिल्ली में जो अभी मौजूदा राजनीतिक माहौल है उसमें जैसा आप लोग जानते हैं 70 की असेंबली है, जिसमें 67 एमएलए अभी है, क्योंकि 3 बीजेपी के एमएलए जो है लोकसभा के सांसद चुने गए। तो उसमें 34 एमएलए की जरूरत है सरकार बनाने के लिए। बीजेपी के पास 29 एमएलए है, हमारे पास 27 है, कांग्रेस के 8 है। जो बीजेपी के 29 एमएलए हैं उसमें साथ में 3 इनके एमएलए का सपोर्ट और है, तो उसको मिला लीजिए आप 32। एक अकाली के हैं, एक इंडिपेंडेंट है और एक दिल्ली मान लेते हैं हम लोग, तो 32 एमएलए के साथ वो सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि 34 की बहुमत चाहिए सरकार बनाने के लिए। मगर जैसे कि भारत के संविधान में लिखा है, सीक्रेट बैलेट से भी कॉन्फिडेंस मोशन कराया जा सकता है। कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सीक्रेट बैलेट से भी कराया जा सकता है। कराया नहीं जाता है ज्यादातर, क्योंकि ये लोकतांत्रिक नहीं माना जाता ज्यादा, मगर प्रोविजन है। तो जो हमारे उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, वो ऑब्वियसली अब आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला कि हम लोग सीक्रेट बैलेट से वोटिंग कराएंगे और दिल्ली में सरकार बनाने का एक मौका, अवसर दिया जाए। ये करके उन्होंने ये बात आगे रखी, जिसके बाद भाजपा ने 32 उनके पास सपोर्ट है, और उन्होंने ये सोचा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से एमएलए को सीक्रेट बैलेट में अगर कराएंगे वोटिंग, तो उसमें फिर पता नहीं चलेगा किसने वोट किसको दिया, तो उसमें इन लोगों को सपोर्ट मिल जाएगा। और जैसे कि आप लोगों ने सबने शायद देखा होगा, यहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन हुआ, हमारे एक विधायक हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी ने 3-4 करोड़ रुपए देने की बात करी और ये बोला कि आपको आगे चल के बीजेपी से टिकट देंगे, फलाना फलाना सारी बातें आप लोग जानते हैं। और ये चीज जो है हम लोग की जानकारी में थी, और ये चीज हम लोग ने होनी दी, क्योंकि हम लोग चाहते थे इसका खुलासा हम लोग कर सके। और इसकी खुलासा करने के बाद वही हुआ जो हम लोग सोच रहे थे कि बीजेपी थोड़ा पीछे हट गई, क्योंकि इसकी बदनामी बहुत ज्यादा हो जाएगी इस बात की कि ये तो खुल के पैसा दे रहे हैं। तो इस समय राजनीतिक माहौल इस तरह से हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा पीछे हट गई है सरकार बनाने के लिए, क्योंकि अब वो जानती है अगर वो सरकार बनाएगी और कल की तारीख में वोटिंग होगी, तो मान लीजिए 67 में से 40 एमएलए वोट देते हैं, तो आप, मैं, दिल्ली की जनता और मीडिया ये सवाल पूछेगी कि आपके पास 32 का सपोर्ट तो है, बाकी 8 का सपोर्ट जो है वो किसने किया सपोर्ट? तो वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ही कुछ एमएलए कुछ विधायक करेंगे, तो वो विधायक ने जिस वजह से भी करें सपोर्ट वो अलग बात है। मगर दिल्ली की जनता में ये बात सामने आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोश करके
एमएलए को अपनी तरफ वोट करवाया। तो इससे बदनामी भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी आज एक ऐसे मोड़ पे आके फंस गई है कि अगर वो इस तरह से सरकार बनाती है तो दिल्ली की जनता में नाराजगी हो जाएगी, लोगों के बीच में नाराजगी हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जिस बात को लेकर प्रधानमंत्री बने हैं वो चीज थोड़ी फीकी पड़ जाएगी, तो उससे वो घबरा रहे हैं। अगर वो सरकार नहीं बनाते हैं तो चुनाव कराना जरूरी हो जाता है, क्योंकि संविधान में लिखा है कि 6 महीना और उसके अंदर चुनाव कराना जरूरी है या सरकार बनाना जरूरी है। तो चुनाव कराते हैं। तो अब हम लोग ने इस बात को इतना खोल दिया है लोगों के बीच लाके कि अभी भी बदनामी जो है भारतीय जनता पार्टी की होगी कि इस तरह की सरकार बनाने की इन्होंने कोशिश करी, साजिश करी। तो अभी हम लोग का जो अपना असेसमेंट है वो ये है कि शायद ये लोग सरकार ना बनाए। 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के सामने एलजी को हाजिर होना है और 9 अक्टूबर को एलजी को सुप्रीम कोर्ट को ये बताना है कि दिल्ली में कोई पार्टी सरकार बनाने के लिए सक्षम है कि नहीं, और अगर वो सक्षम नहीं है तो चुनाव करवाया जाए। तो हम लोग का ये मानना है कि एलजी इस बार बयान दे देंगे कि कोई पार्टी सक्षम नहीं है सरकार बनाने के लिए, और उसके बाद फिर चुनाव की घोषणा करेंगे। जो इलेक्शन कमीशन का रूल है वो 90 दिन का रूल है। तो उसका मतलब ये है कि आप मान लीजिए अक्टूबर से 3 महीने जोड़ लीजिए तो जनवरी हो जाता है, तो फरवरी में चुनाव होने की उम्मीद है। बाकी उस चुनाव में क्या होगा इसकी तो खैर कोई भी आगे के नहीं सोच सकता। मैं बस इतना ही बता सकता हूं कि अभी पिछले 15 दिनों में 3 अलग अलग सर्वे हुए हैं जिसमें 41% से 47% के बीच में लोग अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को चाहते हैं दिल्ली में सरकार बनाना। 17 से लेकर 23% तक हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं, और बाकी कांग्रेस के भी कुछ थोड़ा बहुत है। मगर इस सर्वों में ये क्लियर सामने आया है कि दिल्ली के मामले को लेकर दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार चाहती है। तो ये हम लोग के लिए सबके लिए एक उपलब्धि है, एक पॉजिटिव चीज है कि अभी भी इस सब के बाद भी दिल्ली के सरकार को लेके और दिल्ली के राजनीतिक माहौल को लेके लोग अभी भी आम आदमी पार्टी को चाहते हैं। तो ये दिल्ली के बारे में बात हो गई। हरियाणा वगैरह में चुनाव नहीं लड़े हम लोग ने, ये भी कई जगह से सवाल आए हम लोग को। तो उसका कारण केवल ये था कि जिस तरह का राजनीतिक माहौल है और जिस तरह की ताकत पैसे की है बीजेपी के पास, अगर हरियाणा में किसी और जगह हम लोग चुनाव दिल्ली के चुनाव से पहले लड़ते हैं और उसमें रिजल्ट परिणाम अच्छे नहीं आते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी उसको एक प्रांतीय मुद्दा नहीं रहने देगी। उसको उछाल उछाल के मीडिया के माध्यम से ये बना देगी कि देखिए आम आदमी पार्टी खत्म हो गई है, आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, और आम आदमी पार्टी को उससे दिल्ली में नुकसान हो सकता है। और जैसे कि हम लोग सब लोग मानते हैं कि दिल्ली में पार्टी को मजबूत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली हम लोग के शुरुआत का एक केंद्र है और उसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए निर्णय लिया गया कि कहीं और चुनाव लड़ने से उसका नुकसान ज्यादा हो सकता है। अगर दिल्ली के चुनाव के साथ हो रहे होते बाकी चुनाव तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर कोई परेशानी नहीं थी। मगर क्योंकि दिल्ली के चुनाव नहीं हो रहे हैं, बाकी जगह के चुनाव का परिणाम का एक नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन जा सकता है दिल्ली को लेकर, इसलिए हम लोग ने ये चुनाव ना लड़ने का फैसला किया। तो यही सब बातें थी। इसके अलावा मेरे ख्याल अब आप लोग सवाल कुछ हो तो पूछ सकते हैं। आप लोग को बस मैं आखिर में एक ही बात बताना चाहूंगा कि मेरे से हर जगह लोग पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी ये हो गया वो हो गया और इससे अच्छी तो बीजेपी थी, ये थी वो थी, सारी बातें करते हैं। और मैं यही लोगों को कहता हूं कि अगर आप लोग को चुनना हो कुछ ऐसे लोगों को जिनमें अनुभव की शायद कमी है, और उनके सामने आपको ऐसे लोगों को चुनना हो जिनमें अनुभव 30 साल 35 साल 40 साल का है, मगर दीमक की तरह देश को जो है कमजोर कर रहे हैं और भ्रष्ट हैं, और दूसरी तरफ गैर अनुभवी लोग हैं, तो एक निर्णय चुनने का किसको आप लोग करेंगे? मेरे ख्याल ये आप लोग को सबको अपना अपना निर्णय खुद करना चाहिए, खुद बनाना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि अगर हम लोग होते इसकी जगह तो हर बार हम लोग एक कम अनुभव के लोगों को चुनना ज्यादा पसंद करेंगे, जो ईमानदारी से देश के लिए सोचें, ठोकर खाएं, गलती करें, उठ के खड़े हों, सीखें, ना बल्कि ऐसे लोगों को जो दीमक की तरह देश को कमजोर कर रहे हैं। और कोई फर्क हो ना हो, आम आदमी पार्टी में एक चीज जो साफ आती है नजर सबको, वो है सोच, इंटेंट। कोई भी आप कभी भी किसी जगह पे भी राजनीतिक तुलना करने बैठेंगे
आम आदमी पार्टी किसी और पार्टी से। तो मेरे ख्याल राजनीतिक सोच, राजनीतिक इंटेंट में आप आम आदमी पार्टी की तुलना किसी और पार्टी से नहीं कर सकते। उस मामले में आम आदमी पार्टी आगे है और हमेशा आगे रहेगी, और आप लोग की उम्मीदों पे कोशिश करेगी हमेशा चलने की। स्वाभिमानी है आम आदमी पार्टी में आप लोग, हम लोग, सब लोग। हम लोग देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए यहां रह के भी, दूर रह के भी देश के लिए अच्छा चाहते हैं। हम लोग का ये मानना है आम आदमी पार्टी का कि जो लोग देश से बाहर हैं आज, उन लोग को तो कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी नहीं है सच इंडिया के अंदर। उसके बाद भी आप लोग पार्टी के साथ हैं, आप लोग फिर भी इस विचारधारा के साथ हैं। ये दिखाता है कि आप लोग की जो देशभक्ति है, आप लोग की जो सोच है, आप लोग की उम्मीद आज भी भारत को मजबूत करने में कितनी ज्यादा है, कितनी तेज है, और आप लोग सक्षम है ये करने के लिए। और स्वाभिमानी है यहाँ रह के, हिंदुस्तानी हम लोग सब लोग स्वाभिमानी होते हैं। शास्त्री जी मेरे जो बाबा थे, उनकी बात मैं हमेशा याद करता हूँ। आप लोगों को शायद जानकारी होगी, जब पाकिस्तान से लड़ाई हम लोग जीते थे सन 65 में, उसके बाद वो ताशकंद समझौते के लिए जा रहे थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से मिलने। तो उनसे प्रेस वालों ने पूछा कि आप वहां जाके अयूब खान से कैसे बात करेंगे। उनका कद कुछ 6 फीट 4 इंच का था और शास्त्री जी का कद 5 फीट 2 इंच का था, मेरे से भी 2-3 इंच कम था। तो शास्त्री जी ने बस यही बोला कि मैं हमेशा सर उठा के बात करूंगा और हमेशा सर झुका के बात करूंगा। तो आम आदमी पार्टी में भी हम लोग सब इसी तरह से स्वाभिमानी है और हम लोग की सबकी सोच इस तरह से है पार्टी में। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग पार्टी के लिए, पार्टी के पक्ष में, पार्टी के हित में आगे और मजबूती से जुड़े रहें। पार्टी की ये बातें, हम लोग की ये बातें और लोगों के बीच तक पहुंचाएं और लोगों के बीच तक ले जाएं। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, दुख है, डिसअपॉइंटमेंट है, मगर मैं समझता हूं उम्मीद और सोच हर चीज पे विजय पाती है और उस चीज में आम आदमी पार्टी सबसे आगे है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं यहाँ पे। बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग आए, आप लोग का बहुत प्यार, बहुत प्रेम हम लोग को सबको मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चंस? ये थैंक यू वेरी मच सर। और ये क्वेश्चन के लिए सेशन इज ओपन। आप लोगों को सवाल है तो मे बी वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। सर साहब जी करप्शन की तो हद हो गई। मैं जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग मशीन्स थे वहां भी करप्शन भी तो सब खामोश क्यों हुई, ये समझ में नहीं आया। तो आप थोड़ा इसमें जी आपका सवाल ईवीएम मशीन को लेकर था कि उसमें जो धांधलेबाजी और जिस तरह के केस है इसको लेके हम लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं। उसके दो कारण हैं। पहला ये कि हम लोग के पास कोई ठोस सबूत, कोई पुख्ता सबूत इस तरह का नहीं है। ये बातें हैं कि वोट ईवीएम मशीन में धांधलेबाजी की गई, हम लोग को सबको ऐसा लगा, हम लोगों ने देखा जिस तरह की वोटिंग, जिस तरह की काउंटिंग, उसमें ये लगा। मगर जब तक हम लोग के पास कोई पुख्ता सबूत ना हो और कोई इस तरह का सिस्टम ना हो ये प्रूव करने का, हम लोग के पास कोई तरीका नहीं। हम लोग इस तरह की बात लेके उठाने लगेंगे तो जिस तरह का माहौल है उसमें मीडिया वगैरह फिर से ही उठाने लगेंगे कि तो आम आदमी पार्टी पर कोई बहाना खोज रहा है। और जब कोई हम लोग के पास तरीका नहीं है कि ये हम लोग किस तरह इसको साबित कर सके। अगर आप लोग में या किसी को ऐसा लगता है कोई ऐसा तरीका है, सॉफ्टवेयर है जिससे ये चीज साबित की जा सके या ये चीज थोड़ी पुख्ता रूप से लोगों के बीच में रखी जा सके, तो हम लोग इसको जरूर उठाना चाहेंगे। क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो बड़ी अजीब हैं। उदाहरण के तौर में आपको उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण दूं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में 73 सीटों में भाजपा जीती है। जिन 73 सीटों में भाजपा जीती है उसमें जो कैंडिडेट दूसरे नंबर पे आया है, जो कैंडिडेट सेकंड आया है, अचंभे की बात है कि हर उस कैंडिडेट को 2009 के जीते हुए कैंडिडेट से 10 से 50,000 वोट ज्यादा मिले। हर उस कैंडिडेट को 2009 के विनर से 10 से 50,000 वोट ज्यादा मिले। उसके बावजूद भी वो 1.5 लाख से 3 लाख वोट से हारा। तो या तो ये बहुत जबरदस्त ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन हुआ है या फिर कोई धांधलेबाजी हुई, मगर इसके कोई हम लोग को पुख्ता कोई सबूत नहीं मिल पाया है हम लोग को।
बनारस में भी कई ऐसी बातें हुई, कई जगह पे हम लोग की ऐसी कई बातें हुई, मगर कोई हम लोग को अगर कोई माध्यम से कोई जानकारी इसकी ज्यादा मिल जाए तो हम लोग बहुत तेजी से इसको उठा सकते हैं। और कोई और पीछे सर बिना उसके मोदी जी आएगा आगे आ जाइए, कोई सवाल करना है तो आगे आ जाइए प्लीज। चलो मैं पूछना बोल रही। जी जी। अच्छा जी, पहला सवाल तो ये है कि हमें ये लग रहा है कि मोदी जी ने कुछ आइडियाज आम आदमी पार्टी के हाईटेक किए उसको भी लगाए हैं। हाँ जी। तो आम आदमी पार्टी की राय मोदी जी के बारे में क्या है कि कुछ एज में चेंजेस आई थी या नहीं आई? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल है कि ये जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी लोग कोई ना कोई करना चाहते हैं, कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, तो उसके लिए हमें एक कमी महसूस होती है कि दिल्ली में कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जिसको कहते हैं कांस्पिरेसी पार्टनर, कभी कोई हमें कोई ऐसा मिल नहीं रहा अभी तक जी। जिस तक हम कोई मुद्दे हो तो वो पहुंचाए जा सकते जी। अभी रिसेंटली एक मुद्दा था, जैसे मोदी साहब बर्लिन आए, जर्मनी आए पिछले 1-2 महीने में, उस दिन मतलब के वो सीन ऐसा हुआ कि मोदी साहब आए यहाँ पे 80 के 90 रूम 5 स्टार होटल बुक किए, 80 लिमोजीने बुक की जो गाड़ी थी जी। तो 2 होटल बुक किए, तो आए रात को सो गए, सुबह चले गए। मतलब क्या उन्होंने कोई मतलब के कुछ कोई काम नहीं था, नथिंग। इवन के कम्युनिटी से भी मिलने का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया कि चलो आए हो तो जी। से मिल लो। तो ये मैनेजमेंट जो प्रोग्राम होता है कि मोदी जी जैसे पीछे बच्चों की पाठशाला लगाई जी जी। तो ये ब्यूरोक्रेट जो है जो ऐसी प्लानिंग बनाते हैं तो इसमें देश की इतनी इंसल्ट हुई, मतलब जो इंडिया तक नहीं पहुंची, पर हमें यहाँ पे महसूस हो कि देश की इतनी इंसल्ट हुई है। देश का प्राइम मिनिस्टर जो पहली बार जी किसी फॉरेन कंट्री में, जर्मन जैसी कंट्री में गया हुआ, तो इतनी बैड मैनेजमेंट मतलब की हो, तो इतना पैसा वर्सली बर्बाद किया हो जी। तो उसके बारे में हम किसको बता सके, कैसे बता सके कि मीडिया को पता ही नहीं। मीडिया साथ में आए थे पूरे बैठ के, वो इस मुद्दे को उठाने को रेडी नहीं है क्योंकि उनको दारू मिलती है, खाना मिलता है, पीना मिलता है, सब कुछ मिलता है होटल में। तो ये मुद्दे कहाँ पहुंचाएं, किसको पहुंचाएं ताकि इसके इम्पैक्ट हो सके, आगे इस तरह की बर्बादी ना हो। पैसा एक तरफ, मोदी साहब एक तरफ और देश का प्राइम मिनिस्टर एक तरफ। बिल्कुल। और उसके प्रूफ भी है हमारे पास जी। अच्छा, तो जो आपका ये मोदी जी को लेकर सवाल था, इसमें इससे बात हुई, दूसरा तीसरा सवाल आपका मैं कहूँगा जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक जिम्मेदारी का कोई अगर पॉइंट एक दिल्ली में अवेलेबल हो तो ये सारे मुद्दे आप वहां तक पहुंचा सकते हैं और उसके माध्यम से पार्टी के थ्रू ये सारी बातें हम लोग उठा सकते हैं। तो इसमें अभी पहले पंकज गुप्ता जो हमारे नेशनल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो ये देखते थे। तो अभी ये निर्णय नहीं लिया गया है कि एक नेशनल लेवल पे सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होगा, कहाँ बैठेगा, मगर साथ में ये जरूर निर्णय लिया गया है कि अगले 1 महीने के अंदर इसको तय करा जाए। और वो कोई ऐसा व्यक्ति हो, मतलब कोई जूनियर व्यक्ति होगा तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो बस कम्युनिकेट कर पाएगा। तो कोई ऐसा लीडर हो जो कि आप लोग की बातों को इमीडिएटली एक सोल्यूशन या जवाब या सवाल का जवाब दे सके, और साथ में मीडिया में भी इस तरह की बात उठा सके, आम आदमी पार्टी की अपने फेसबुक, अपना ट्विटर उस चीज में डाल के चीज उठा सके, अरविंद जी के माध्यम के उनके ट्वीट अकाउंट से ट्वीट कर सके वगैरह वगैरह, जिससे कि तेजी से ये बात जो है लोगों के बीच में फैले। तो हम लोग का ये मानना है कि अगले 1 महीने के अंदर हम लोग आप लोग को इसकी जानकारी दे देंगे कि कौन होगा। असल में बोला गया था, जैसे मेरे को भी बोला गया, एक आध लोगों को और बोला गया करने के लिए, मगर थोड़ी सी कठिनाई बस ये है कि हम लोग का सबका वहां पे इतनी जिम्मेदारी है कि थोड़ा फिर समय अगर नहीं दे पाए ना, तो ये काम बड़ा समय का है, क्योंकि इसमें आपको समय चाहिए। अगर मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा तो फिर उसमें जो चीज हम लोग चाह रहे हैं वो हो नहीं पाएगी, तो उसमें फिर और ये है कि और खराब लगेगा कि भी हम लोग सब समय नहीं दे पा रहे। तो इसलिए थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, और जैसा भी कुछ होगा हम लोग कोशिश करेंगे 1 महीने के अंदर बता दें, मगर उस समय तक के लिए या जब तक ये नहीं होता है, आप बिना बेफिक्र होके मेरे से, मेरा नंबर, मेरा ईमेल आईडी, सब कुछ मैं आप लोग के पास है और मैं वैसे भी दे भी दूंगा, आप मेरे से बात कर सकते हैं। जो भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा या कोई जवाब देना होगा वो मैं आपको दे दूंगा, और साथ में ये मैं इंश्योर करूंगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद जी के वेबसाइट से, फेसबुक से, सब चीज से, और मीडिया में जो हम लोग की प्रेस रिलीज वगैरह जाती है उसमें इस तरह की बात चली जाए। और कोई बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, जैसे ये बर्लिन वाली बात कराई आपने बोली, इसको तो हम लोग मीडिया में भी उछालना चाहेंगे, बिल्कुल।
क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि ये आपने जैसा कहा बिल्कुल ठीक, ये मोदी जी या भाजपा की बात नहीं है, ये देश के गौरव, देश के सम्मान की बात है, तो वो सबसे ऊपर होना चाहिए। तो इससे भी कोई चीज हो तो आप बिल्कुल मेरे से बात करें और मैं आपको उसके जो भी होगा उसका सोल्यूशन या जो होगा मैं उसको देने की आपको कोशिश करूंगा। इसके अलावा आपका पहला सवाल ये था कि भी अपना मोदी जी ने लग रहा है हमें जी हाँ, आम आदमी के जो मुद्दे थे काफी ये अडॉप्ट कर लिए हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि शुरू में मैंने बोला कि जो कई बातें ऐसी थी जो आम आदमी पार्टी ने शुरू कराई, मगर उसका जो एक आधार है या उसका जो एक सक्सेस है वो या इसका जो ताज है वो मोदी जी ने और भाजपा ने पहन लिया। और उसमें सच्चाई यही है कि हम लोग कमजोर रह गए, हम लोग सफल नहीं रह पाए क्योंकि हम लोग के पास इन सारे मुद्दों को खड़ा करने के लिए तो आवाज थी, मगर इन मुद्दों के लिए लड़ने के लिए ना संगठन था, ना ताकत थी, ना इस तरह का हम लोग के पास एक स्ट्रक्चर था। तो उसकी वजह से हम लोग कमजोर पड़ गए और नरेंद्र मोदी जी ने जरूर इन कई ऐसी बातों को लेके उठाया है और अरविंद जी भी इस चीज को मान चुके हैं, बोल चुके हैं कि हम लोग के लिए सबसे पहले देश आता है। तो राजनीतिक सोच हो सकता है एकदम अलग हो, मगर नरेंद्र मोदी जी भी अगर देश हित में कोई काम करेंगे तो उसमें आम आदमी पार्टी उसके समर्थन करेगा और आपको हम लोग को सबको करना भी चाहिए, इसमें बिल्कुल कोई दो राहें नहीं है। और अरविंद जी ऑन रिकॉर्ड ये चीज बोल भी चुके हैं, मगर उसी समय जैसे अगर कोई ऐसी बात होगी जो देश के हित में नहीं है या आम आदमी के हित में नहीं, देश की जनता के हित में नहीं है, तो उसमें तो आम आदमी पार्टी प्रदर्शन भी करेगी, लड़ेगी भी, सड़कों पे भी जाएगी, सब चीज करेगी। तो इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। तो और नरेंद्र मोदी जी ने तो कई बातें हैं जो आम आदमी पार्टी जो ये जो भ्रष्टाचार हटाने की बात कर रहे हैं, ये सब तो आम आदमी पार्टी की सोच को लेकर कर रहे हैं। तो मगर यहाँ पे पता नहीं मीडिया कितना बताता है, कुछ मैं दो तीन चीजें ऐसी बता दूं जो जिससे पता चलता है कि उनकी कहनी और कथनी में फर्क है, कथनी और करनी में फर्क है। नरेंद्र मोदी जी के उन्होंने 2-3 बड़े वादे किए, महंगाई कम हो जाएगी, काला धन 100 दिन में वापस आ जाएगा। तो वो तो हम लोग सब जानते हैं काला धन 100 दिन में क्या, भी तो कुछ 1% भी काम उसके उस नहीं होने वाला, ना हुआ है। महंगाई के तौर पे जो हम लोग की अनाज और सब्जियां हैं उन सब का दाम 10 से लेके 35% तक बढ़ा है पिछले 4 महीने में। जो पेट्रोल डीजल का दाम कम हुआ है, मगर जिसका फायदा जरूर मोदी जी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम लोग को लोगों के बीच जाके समझाने की जरूरत है कि पेट्रोल और डीजल का दाम उन्होंने ही कम किया है। वो इंटरनेशनल क्रूड प्राइस 30% कम हो गई है, जिसकी वजह से वो कम हुआ गया, बट उस चीज का वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये मेरी वजह से हुआ है। 2-3 इस तरह की बातें हैं हम लोग लोगों के बीच में रख सकते हैं। साथ में जो बहुत बड़ी बात हम लोग को रखनी चाहिए, और जो गहराई से राजनीतिक पर्यवेक्षक लोग हैं समाज में और मीडिया में, उनकी अगर आप बातें पढ़ें और देखें तो कई लोगों ने मोदी को फैसिज्म के फर्स्ट फेज से कंपेयर करना शुरू कर दिया। मतलब कि अभी थोड़े दिन पहले नीरजा चौधरी इंडियन एक्सप्रेस में लिखती हैं, उन्होंने ये लिखा था कि हिटलर का जो अर्ली फेज था रूल का, उससे और इसमें मोदी के रूल में ज्यादा अंतर नहीं है। अर्ली फेज में हिटलर भी जूस को साथ लेके चलते थे, अर्ली फेज में सेक्युलर जर्मन, यूनाइटेड जर्मनी की वो बात करते थे और ये सारी चीजों की इस तरह बातें रखते थे, नेशनलिज्म, देशभक्ति की बात रखते थे, मगर समय नहीं लगा उस बारीकी से कट्टरवाद में बदलाव आने में। इसका एक उदाहरण आप लोगों को मैं दे दूं, प्रवीण तोगड़िया ने जो एक सांप्रदायिकता पे सवाल उठाया, इस पे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री जो है एक पर्यवेक्षक भी हो जाए, एक न्यूट्रल एक स्टेट्समैन भी हो जाता है, मगर उस पे उन्होंने बोलने मुनासिब नहीं समझा। योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद पे इतना कुछ बोल दिया कि वो एक को बदलेंगे तो हम 100 को बदलेंगे, एक को मारेंगे तो हम 100 को मारेंगे, उस पे बोलना मुनासिब नहीं समझा। शिवसेना के एक एमपी ने एक मुसलमान जिसने रोजे का रखा हुआ था उसको जबरदस्ती खाना खिला दिया, उस पे सब मुनासिब नहीं समझा बोलना। मगर राजनाथ सिंह के लड़के के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप आए तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री बोले तो उस पे बोले। ये दिखाई देता है कि किस तरह की सोच है प्रधानमंत्री की, और एक स्टेट्समैन लाइक सोच जो होनी चाहिए, एक ऊपर उठ के जो सोचने की जो शक्ति होनी चाहिए,
वो शायद कहीं पे कम है। तो इस तरह की बातें हम लोग को भी जाके लोगों के बीच में बतानी चाहिए, लोगों के बीच रखनी चाहिए। और एक मोदी जी बहुत एक्सपर्ट है, बहुत सक्षम है, जिसे कहते हैं एक टैक्टिकल पॉलिटिक्स करने की, पीआर के। वो तो हम लोगों ने गुजरात में देखा ही है, गुजरात में खुद जा चुका हूं, आप लोगों को बताऊं, मैं अरविंद जी के साथ 4 दिन के खुद गया था लोकसभा चुनाव से पहले। नरेंद्र मोदी की विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी तक में गया था। वहां और किसी और देश के हिस्से में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वहां भी सरकारी स्कूल में टीचर नहीं थे, नल टूटे हुए थे, अस्पताल में भाई और डॉक्टर नहीं थे। तो कोई ऐसी कोई विकास की, कोई जादू की, कोई मेरे को वहां पे हम लोग किसी को दिखाई नहीं दिया। मगर मीडिया के माध्यम से, पीआर के माध्यम से उन्होंने इस तरह की एक कड़ी बांधी है सपनों की, जिससे लगता है पूरा देश प्रभावित हो गया। तो इस चीज में हम लोग को बहुत तेजी से इनका जो है बराबरी करनी पड़ेगी। और ये बराबरी करना मुश्किल इसलिए क्योंकि हम लोग का ना उस तरह की ताकत है पैसे की, ना मीडिया पे उस तरह का कंट्रोल। तो हम लोग के पास आप लोग के माध्यम से तरीका है कि आप लोग का अपना अपना सोशल सर्कल यहाँ पे और देश के अंदर बहुत बड़ा है, वहां तक ये सब बातें पहुंचे। दूसरा सोशल मीडिया है जहाँ पे हम लोग शुरू से मजबूत रहे हैं। और तीसरा हम लोग का संगठन है जिसपे काम, यही तरीके हैं कि लोगों को सच्चाई मोदी की और एक नकाब हटाने का काम जो है हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोग को आगे और जोर से करना है और बढ़ा के रखना है चीज को। जी आप माइक पर चाहिए। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं देर से आया काम में। आप डॉक्टर नहीं हो, मेरी मेल में गलती से डॉक्टर लिखा हुआ था। जी जी। तो मेरे 2 सवाल हैं। एक तो सवाल ये कि हो सकता है जो ना आप अपनी तकरीर में ना बयान कर दिया होगा कि जो ना आप पार्टी की पोजीशन इस वक्त जो है ना, जैसे कि बहुत से लीडर जो है वो चले गए और एक्टिव, अब उसकी क्या पोजीशन है, क्या वो आने की सोच रहे हैं, या जनाब आप लोग जो है या अरविंद जी ने उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं या उनको बाहर लाने की कोशिश कर, इसलिए कि वो बहुत बड़ा सरमाया था, बहुत बड़ी बड़ी थी कि भाई नजर आए। एक ये सवाल, दूसरा ये कि अभी वो बाहर सिलसिला है, इसमें जो है वो उन्हें बाद में पता चल गया कि भाई इसके पीछे क्या उन्हें स्ट्रेटेजी थी और ये इलेक्शन वगैरह का पूरा चक्कर, फिर जो अभी इलेक्शन के रिजल्ट निकल के आए इसमें ये। और वैसे अगर देखा जाए तो मोदी जी के आने के बाद, ठीक है, मोदी जी जो भी है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है, सबसे बड़ा मिनिस्टर है, लेकिन उनके आने के बाद उन मुद्दों पर उन्होंने बात की जो आपने भी उठाया, और मुस्लिम प्रॉब्लम जो है वहाँ बढ़ते जा रहे हैं, मैंने खासकर जो है यूपी की तरफ जितने राइट्स पर जितने प्रॉब्लम्स हुए हैं, ये एक अच्छा खासा मसला है। तो इस सिलसिले में जो है वो क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, ये मैं जी। जो आपने पार्टी से जो लोग जा चुके हैं उन लोग की आपने बात करी, तो इसमें जैसे मैंने बताया बीच में कि पार्टी में मतभेद अगर हो तो आप भी इस बात को मानेंगे कि आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक है हर मायने में, और मतभेद अपना लोगों के पार्टी के अंदर, पार्टी के फोरम में हर किसी को हक है बात करने का। मगर ये आपको भी मानना चाहिए कि आपका मतभेद आप पार्टी के फोरम में रखें तो ज्यादा अच्छा है, ना कि आप जाके बाहर मीडिया के बीच में रखें, क्योंकि उससे पार्टी की बुराई होती है, बदनामी होती है। तो इसके लिए थोड़ा अनुशासन की जरूरत है। तो ये चीज अरविंद जी ने कई बार, अरविंद जी नहीं कई और भी लोगों ने, हम लोग ने जगह जगह जाके बोली कि आप लोग अपना मतभेद जो है पार्टी के फोरम पे रखिए, बाहर मत रखिए। मगर कुछ लोग हैं, कुछ पार्टी से लोग जुड़े थे, अच्छे लोग थे, जिन्होंने ऐसा नहीं ठीक समझा, या जिस वजह से भी व्यक्तिगत कारणों की वजह से ऐसा नहीं किया। तो पार्टी में उसकी राय बड़ी साफ यह है कि जब कोई पार्टी के एक बताए हुए कायदे से, बताए हुए दायरे के बाहर जा रहा है, तो उसके खिलाफ भी वही कार्यवाही करनी पड़ेगी जो किसी और के। कोई पार्टी से ऊपर तो कोई नहीं है, तो पार्टी से जो ऊपर कोई नहीं है, तो अगर पार्टी के दायरे के बाहर जाके या अनुशासन तोड़ के कोई कुछ काम करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, उससे भी जवाबदेही उसकी भी हो जाती है मांगने की। पार्टी के कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी के साथ जुड़े थे, अब नहीं है, मगर उन लोग में कोई ऐसा महत्वपूर्ण इतना कोई व्यक्ति नहीं है। मेरे ख्याल बस एक ही नाम कई जगह आता है, शाजिया का। बाकी तो आप लोगों को बता दूं, मीडिया जरूर उछालती है, मगर कैप्टन गोपीनाथ ने पार्टी की सदस्यता औपचारिक रूप से कभी ग्रहण नहीं करी थी।
1,13,00,000 मेंबर बने थे जब हमने मेंबरशिप ड्राइव चलाई थी। मिस्ड कॉल देके भी बने, इंटरनेट पे बने। अब उसमें कोई मिस्ड कॉल देके मेंबर बन गया और उसके बाद पार्टी के खिलाफ बोलने लगे तो उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। पार्टी का कोई वो जिम्मेदारी का पद नहीं था उनके पास, पार्टी का कोई उनके पास कार्ड नहीं था। तो शाजिया पार्टी छोड़ के गई, इससे पार्टी को जरूर नुकसान भी है और हम लोग को सबको बड़ा दुख है क्योंकि हम लोग के साथ काम करा उन्होंने। और अरविंद जी ने मेरे को व्यक्तिगत रूप से भेजा शाजिया जी से मिलने के लिए कि आप जाके बात करिए, तो मैं जाके मिला, उनसे बात करी और उनको बड़ा समझाने की कोशिश करी मैंने भी, और उसके बाद संजय सिंह जी ने भी, 2 लोगों ने, हम लोगों ने बहुत कोशिश करी। मगर उनकी नाराजगी थी कि उनको शायद लग रहा था कि उनको जिस तरह का एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिला। तो हम लोगों ने उनको यही उनसे आग्रह किया और उनको रिक्वेस्ट किया कि आप पार्टी के फोरम में आ जाइए और पार्टी के फोरम में अभी चलिए। अरविंद जी तो कोई राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी की तरह है नहीं कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, 10 दिन बाद मुलाकात होगी। दरवाजा अरविंद जी के घर में खुला है, अभी चलिए साथ में। उस चीज के लिए उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगी और मैं अब मीडिया कॉन्फ्रेंस करूंगी। तो ठीक, ये जाके मैंने अरविंद जी को बताया तो अरविंद जी ने फोन मेरे ही फोन से उनका फोन मिलाया और उनसे बोला, तो उसने फिर उन्होंने यही बोला कि नहीं, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ, मैं ऐसे ही करूंगी। जिद पे थोड़ा सा वॉर्ड गई फिर अरविंद जी के पास, और पार्टी के पास कोई और चारा नहीं था। फिर जब ऐसा है तो फिर पार्टी ने, उसके बाद भी पार्टी ने कोई ऐसी कार्रवाई उनके खिलाफ फिर भी नहीं करी। उन्होंने मीडिया में गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पार्टी छोड़ दी अपनी मर्जी से। पार्टी ने उनको निकाला आज भी नहीं। और पार्टी आज भी ये कहती है, और मैं यहाँ पे भी ये कह रहा हूं कि अगर शाजिया जी अनकंडीशनल बिना किसी प्रतिबंध के अगर आना चाहती है पार्टी में, उनका पूरी तरह से स्वागत है। और हम लोग को शाजिया जी जैसे लोगों की जरूरत है पार्टी में, महिलाओं की जरूरत है पार्टी में, और बिल्कुल स्वागत है। मगर अगर फिर वही कोई कंडीशन रखनी है, कोई तर्क रखना है, और तो वो आप भी समझ सकते हैं, हम लोग भी समझ सकते हैं, वो सही नहीं। तो उसमें पार्टी का यही रुख रहेगा कि अगर आप अनुशासन के अंदर, दायरे के अंदर रह के अनकंडीशनली और निस्वार्थ रूप से पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, चाहे शाजिया जी हो चाहे कोई और, तो पूरी तरह से स्वागत है। मगर कंडीशनल उस पर हम लोग किसी को पार्टी के अंदर वापस नहीं लेंगे। लव जिहाद, हाँ जी, सॉरी। देखिए लव जिहाद तो एक नई वर्ड, एक नया टर्म कॉइन हो गया है, लव जिहाद। देखिए लव जिहाद में हम लोग, क्योंकि सांप्रदायिकता के खिलाफ है आम आदमी पार्टी, तो हम लोग का इसमें ये मानना है कि इसमें इसको एक राजनीतिक माहौल और राजनीतिक मुंह दिया जा रहा है इस बात को। और हम लोग का ये मानना है कि भारत का समाज आगे बढ़ रहा है और समाज में जो हमारे युवा साथी हैं, बहन भाई हैं, उनको पूरी आज़ादी है इस देश में कि वो किस तरह के अपने लिए किस तरह के लोग, किस तरह के पार्टनर चुनना चाहते हैं। और इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का, किसी भी सामाजिक जाति का, किसी धर्म का या किसी सोशल क्लास का, किसी भी आर्थिक तबके का कोई रोल नहीं होना चाहिए। भारत एक आजाद देश है, हर किसी को पूरी तरह से आजादी है, धर्म, जाति और सामाजिक तबका और आर्थिक आधार, किससे किसको किसके साथ रहना है, आगे अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है, उसकी पूरी आजादी है। और इसको जो ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, कि जैसे कि आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक राजनीतिक रूप इसलिए दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश के और बाकी जगहों के बाई इलेक्शन में वो फिर से वही ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन चाह रहे हैं। क्योंकि हालांकि मैं यहाँ पे राजनीतिक मंच पे बात कर रहा हूँ, कोई धार्मिक मंच पे नहीं बात कर रहा हूँ, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम लोग के देश की नींव जो है वो सेक्युलरिज्म पे रखी गई है। और सेक्युलरिज्म की जब नींव हम लोग की रखी गई है तो उसमें कोई नहीं है किसी भी इस तरह के धार्मिक विवाद की, जोर जबरदस्ती की। और पार्टी के इसमें बिल्कुल ये मानना है कि जब तक स्वयं इच्छा से जो भी इस देश का नागरिक निर्णय अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में लेना चाहता है, पूरी तरह से उसको उसकी लेने की आजादी होनी चाहिए। और इस मामले को पॉलिटिसाइज वोट्स के खातिर या ध्रुवीकरण करने की खातिर नहीं करना चाहिए। जैसे दिल्ली जो अक्सर हुए थे चुनाव, उसके अंदर जैसे जो हमारा हम लोगों ने फॉलो किया प्रोसेस
सही था, कैंडिडेट सिलेक्शन, ट्रांसपेरेंसी, सो लोकसभा में वो नहीं हो पाया बिकॉज़ इट वाज टू सून and too much. and too much. लेकिन अभी रिसेंटली सर पंजाब में सर वहाँ पे सर कुछ सुनने में नहीं आया कि ये कुछ फॉलो हुआ हो। तो एक तो बस ये अदर पॉइंट है कि perhaps we need some standard processes all around, चाहे वो पैसे को लेकर के है, चाहे वो कैंडिडेट सिलेक्शन हो, कि जहाँ भी आम आदमी पार्टी का नाम है तो लोगों लगेगा आप आम आदमी पार्टी ब्रांड तो ये चीजें होंगी ही होंगी। अच्छा, दूसरा एक सर ये है कि जैसे I also discussed with you earlier about in India there are many people who don't want to be into politics, but they still want to support Aam Aadmi Party. So perhaps there could be a parallel NGO to Aam Aadmi Party, maybe Aam Aadmi Samaj Seva Sangh, something like that. Cultural or something like that. For example, bureaucrats हैं या फिर government employees हैं, या 4 करोड़ government employees हैं, जो कुछ करना चाहे, सपोर्ट करना चाहे या कुछ they need a forum. Maybe Aam Aadmi Party perhaps can also try to start some procedure, and these people they can just support. तो इसमें पहला जो कैंडिडेट सिलेक्शन को लेके आपने बताया या कोष को लेके, ट्रेजरी को लेके, फंडिंग को लेके बताया, इसमें फंडिंग को लेके, चंदे को लेके पार्टी का जो नियम है वो अब एकदम गाइडलाइंस बनाई जा रही है, और जो एडहॉक टीम बनाई जाएगी हर 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 स्तर पे, चाहे वो गांव की हो, चाहे वो जिले की हो, चाहे वो प्रांत की हो, उसमें गाइडलाइंस होंगी कि आप कैसे पैसा ले सकते हैं और उस पैसे को कौन मैनेज करेगा, और पूरी ट्रांसपेरेंसी उस पैसे की रखी जाएगी। बट वो पहले प्रोसेस नहीं थी, और हर बार हम लोग उसी चीज पे आके अटक जाते हैं कि इतना कुछ इतनी जल्दी हम लोग मैनेज नहीं कर पाए, तो वो चीज एक करी जाएगी। दूसरा जो कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोसेस है वो असल में कॉम्बिनेशन है दोनों चीजों का, मतलब कि एक प्रोसेस है जिसमें एक लोगों के बीच से राय ली जाती है, मगर मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूंगा साथ में कि जब आप राजनीतिक पार्टी बन चुके हैं और जब आप राजनीति में हैं, तो आप पसंद करें या ना पसंद करें, आपको राजनीतिक रूप से ही सोचना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टी से आप राजनीति कर सकते हैं, आप आंदोलन की सोच से आंदोलन चला सकते हैं। पार्टी ने वो ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है कि जहां पे वो आंदोलन से उठ के एक राजनीतिक रूप में आ गई है। तो इसलिए कई बार राजनीतिक जो एक सोच है, जो प्रैक्टिकलिटी है, नेसेसिटी है, उसमें कई निर्णय लेने पड़ते हैं जो राजनीतिक होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, हम लोग ने लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से किसी भी तरह का कोई अलायंस नहीं किया, मगर अगर अब आज चले तो शायद कोई पार्टी जिनकी विचारधारा में एक बेसिक मिलाप है, एक बेसिक कॉमनैलिटी है, उसमें हम लोग को अलायंस करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये हम लोग को सोचना पड़ेगा ये चीज हम लोग को, क्योंकि आगे चल के अगर हम लोग मान लीजिए कल हमारे 2019 में 50 MP आते हैं, तो क्या हम लोग को 50 MP लेके पक्ष में बैठना चाहिए? उसमें हम लोग ज्यादा सक्षम रहेंगे कि 50 MP लेके जो भी सरकार, मौजूदा सरकार अगर बनती है, जो हम लोग को लगता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बन सकती है, उस सरकार में शामिल होना चाहिए। इस तरह के सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा उसका क्या निर्णय होगा, बट ये सवाल है, इस तरह के निर्णय हम लोग को लेने पड़ेंगे आगे चल राजनीतिक तौर पे। क्योंकि जिस तरह दिल्ली की सरकार जैसे बनी, दिल्ली की सरकार जब दिल्ली के चुनाव आए विधानसभा के, तो अरविंद जी सबसे पहली स्टेटमेंट ये थी कि हमारे बहुमत नहीं है, हमको 36 MLA चाहिए थे, हमें 28 मिले, तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। मगर राजनीतिक माहौल ऐसा हो गया कि हर आदमी उम्मीद कर रहा था कि आप सरकार बनाइए। तो इस तरह राजनीतिक निर्णय भी लेने पड़ते हैं। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं, प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हम लोग का ये मानना है। जरूरी नहीं है कि हर बार कैंडिडेट नीचे से ही आए, मगर नीचे वालों को पता होना चाहिए कि इसको कैंडिडेट बनाया जा रहा है, तो ये पार्टी का मानना है कि ये कैंडिडेट सबसे अच्छा है। तो इस तरह की ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी अगर आ जाएगी तो मेरे को नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत होगी। दूसरी जो आपने बात करी, हम लोग अलग अलग प्रकोष्ठ, अलग अलग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा हम लोग कर रहे हैं। आप लोग को मालूम होगा कि दिल्ली में हम लोग ने महिला विंग की शुरुआत कर दी है। वंदना जो हमारी MLA है वहां पे, उनको इस चीज का काम दिया, इस काम का जिम्मेदारी दी गई है, और महिला प्रकोष्ठ की हमने शुरुआत कर दी है। छात्र युवा प्रकोष्ठ हम लोग अगले महीने में अनाउंस करेंगे, स्टूडेंट एंड यूथ विंग हम लोग अनाउंस करेंगे। साथ में 2-3 और है जो हम लोग सोच रहे हैं। एक राज्य स्तर पे कई राज्यों में किसान की प्रकोष्ठ की जरूरत है, खासतौर से उत्तर प्रदेश वगैरह में जहाँ गन्ने की समस्या है, अनाज की समस्या है।
एक्स सर्विसमैन जो होती है उसकी जरूरत है, और एक जो यूनियन, ट्रेड यूनियन, इसकी जरूरत है। तो ये प्रायोरिटी में हम लोग ये प्रपोज सबसे पहले करेंगे। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि एक सामाजिक संस्था जिससे जो लोग खुल के पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ सकते, खासतौर जो लोग सरकारी नौकरी में है, उसका आपका सुझाव अच्छा है तो ये सुझाव मैं पार्टी के बीच में रखूंगा। और इसमें बस ये देखना पड़ेगा कि किस तरह का एक तालमेल उस संस्था में और पार्टी के बीच में हो सकता है, जो कि वो गैर राजनीतिक भी रहे मगर आम आदमी पार्टी के विचारों के साथ रहे। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग थोड़ा और बैठ के सोचेंगे। और अगर आपने कुछ इसके बारे में सोचा है तो आप लिख के उसको थोड़ा मेल कर दें, तो मैं ये बात आगे हम लोग पार्टी में रख सकते हैं। मगर आपका सुझाव बहुत अच्छा है, क्योंकि कई लोग इसमें जो पार्टी से नहीं जुड़ पा रहे हैं वो पार्टी के साथ एक इनडायरेक्ट रूप में जुड़ सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, राहुल बहुत देर से पूछ रहा है। हैंगआउट के अंदर if anyone, Rahul, you have a question, and after Rahul, if anyone has a question, please just unmute your phone and ask your question. Thank you. नमस्कार आदर्श शास्त्री जी। नमस्कार। आपके जो अभी क्वेश्चन आंसर्स में उन्हीं से जुड़े 2-3 सवाल हैं जी। पहला थोड़ा सा अलग है, एनआरआई वोटिंग का है, जो मैं बार बार पूछता हूँ। उसके आंसर्स नॉर्मली ये रहते हैं कि प्री जुडीज है और सब जुडीज है और वगैरह वगैरह। इसमें पार्टी की क्या राय है? पार्टी ने इस पे कोई फर्म स्टैंड लिया हुआ है ऑलरेडी? क्या ये डिस्कस हो चुका है क्या? देखिए, इसमें पार्टी की राय इसमें एकदम साफ है, और पार्टी का मानना है कि जो इंडियन सिटीजन भारत के बाहर है उसको पूरा हक होना चाहिए और पूरी आजादी होनी चाहिए वोट देने की, और अपने हिसाब से जिसको लगे वो सबसे जो कैंडिडेट चुनाव में सबसे सक्षम है उसके लिए वोट देने की। और ये और भी ज्यादा जरूरी पार्टी को लगता है, इसलिए है क्योंकि इस तरह का सिस्टम एग्जिस्ट करता है सरकारी एम्प्लॉइज के, सरकारी मुलाजिमों के लिए ये चीज है। पोस्टल बैलेट के माध्यम से वो लोग वोट दे सकते हैं। तो इस तरह का एक डिफरेंशिएशन, इस तरह का एक भेदभाव गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय में क्यों किया जाए, या प्राइवेट कोई बिजनेसमैन इसमें क्यों किया जाए, ये पार्टी का मानना है कि बिल्कुल गलत है। और आम आदमी पार्टी के इस बात को लेके, मुद्दे को लेके कोई ज्यादा मीडिया में या कहीं तो ऐसी ज्यादा कोई बात नहीं करी है जरूर, मगर आम आदमी पार्टी की सोच इसमें एकदम साफ है कि हम लोग को जो देश के नागरिक देश से बाहर है या देश के अंदर अलग अलग जगहों पे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे उनका वोट है वहां पे नहीं है, उनको पोस्टल बैलेट से या किसी भी माध्यम से वोट देने का हक होना चाहिए। अपने वोट का सही प्रयोग करने का एक हक जो है उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। मगर इस चीज को हम लोग आगे एक बड़े तौर पे इस चीज को हम लोग उठाएंगे, अभी हम लोगों ने ये चीज नहीं करी। अच्छा, तो ये बात मतलब आगे उठेगी, इसके पीछे और कोई कारण नहीं अभी तक नहीं उठाने के लिए? नहीं, और कोई कारण तो नहीं कहूंगा मैं, बस ये है कि एक मतलब अभी तक इस चीज को इतना अभी इस बारे में सोचा नहीं गया, इस बारे में अभी इतनी जल्दी कोई काम अभी किया नहीं गया है। और इसमें कुछ कोर्ट का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, उस चीज को भी देखना पड़ेगा, और वो सारी चीजें देख के फिर इसके बाद इसमें निर्णय लिया जाएगा। मगर फिलोसॉफिकल एक विचारधारा के पॉइंट ऑफ व्यू से, रूप से, आम आदमी पार्टी इस चीज का समर्थन करती है, इस बात का। ओके। एक ईवीएम पे एक सवाल अभी उठा था, ईवीएम हैकिंग को लेकर, जिसमें आपने कहा था कि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग वो इसके अगेंस्ट प्रूफ नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे इसके ऊपर 4-5-8 साइंटिस्ट यूएस और अमेरिका से, इंडियन ओरिजिन के, उन लोग का एक पूरी वेबसाइट है indianevm.org, और उन लोगों ने इलेक्शन कमीशन को भी चैलेंज किया, पर इलेक्शन कमीशन ने आज तक उनको पब्लिक डोमेन में अपनी मशीन लाके हैक करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो एटलीस्ट पार्टी अगर फुली एक्यूज न करने के बजाय ये बोल सकती है कि गिव देम अपॉर्चुनिटी, मतलब उसको ओपन डोमेन में रखिए और उसको लोगों को स्क्रूटिनाइज करने का ऑप्शन दीजिए ईवीएम को। नहीं, आपका अच्छा सुझाव है, मेरे को इसकी जानकारी नहीं थी। आप जो ये बता रहे हैं डिटेल, आप ये मेरे को अगर ईमेल कर दें तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं, उन लोगों से जिन्होंने इस तरह की मांग रखी है उससे बात करके और समझ सकते हैं, और उसके बाद ये तो इसको तो फौरन उठाया जा सकता है। बस और इतना ही May I ask a question? Yes.
Yes, please. नमस्कार मिस्टर शास्त्री, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और हमको आपने इतने विस्तार में सब कुछ बताया. I am coming back to the EVMs. Actually, it seems to be a subject which concerns us a lot, because we are not able to vote, since we are, at least I am a German national, and there are many Indians like me who are living in Germany and are holding German passports. Actually, this topic should be dealt with seriously, because Germany and other European countries have abandoned the EVMs totally, and there has to be a serious reason behind it. So I think we should also take an example from these countries, that they are using just normal ballot papers for the voting purposes. So why can't we do that? No, I totally agree with you, and of course, evolved democracies like Germany and in the West, they have been following this model for a while now, and I think it's also got to do something with dual citizenship. So I am not very sure about this matter, but we will, if you have any information, if you can send that information to us, that like you said, that in Germany you're allowed to, German citizens are allowed to vote, or even those who are of German origin but are not in Germany anymore are allowed to vote. If you can provide us some more information on this, we can have some of our legal team study it and see what can be recommended in terms of the Indian context. Though at the same time, I believe it is also a matter of dual citizenship, which needs to be addressed at a country level first. I think because India does not promote dual citizenship, and that could be part of the reason. But certainly for Indian citizens who are abroad, we feel clearly they should have an equal right to vote, especially because there is a precedent with regard to government employees. As a matter of fact, the German government does permit a dual citizenship, because they have recent. मेरा एक तो सुझाव था सोशल मीडिया के लिए. जब इलेक्शन हुए थे तब सोशल मीडिया काफी एक्टिव था, फेसबुक, ट्विटर वगैरह. अब थोड़ा वो ठंडा पड़ गया, और सोशल मीडिया को हम पहले से पूरा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो जो भी मैसेज वगैरह आम आदमी पार्टी से आते हैं, किसी आते हैं, तो बाकी वो सब लोगों को ही पास दे जाते हैं, भाई आप लोग आगे फॉरवर्ड करो, तो थोड़ा ऑर्गेनाइजिंग होता और ज्यादा फैलता. लेकिन वो कहीं ना कहीं वहाँ पीछे रुक गया. तो एक तो हम लोग को सोशल मीडिया थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, जैसे कोई भी मैसेज पास होता है तो आगे पास हो तो आप कैस्केड फॉर्म में सब लोगों के पास मैसेज पहुंचे. तो एक हम लोग को इस पर काम करना चाहिए. और दूसरा सुझाव उसके लिए था कि नेक्स्ट इलेक्शन हम लोग 5 साल बाद होंगे, तो जो 13 साल के हैं, 14 साल के हैं, जो 5 साल बाद 18 साल के होंगे, 45 के होंगे, तो उन लोग से हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्टेक्ट करना चाहिए. तो जिससे जो जुड़े हैं और वो धीरे-धीरे 5 साल जब आएंगे तो हमारी विचारधारा से समझेंगे और बोलेंगे. और बाकी तीसरा तो हम लोग एनआरआई के लिए आपको देना है कि बाकी और जो एनआरआईज हैं अमेरिका में, यूएस में, आपको कनाडा में, वो लोग आम आदमी पार्टी को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं. और हम लोग यहाँ से जो हम लोगों ने दिल्ली इलेक्शन हुए, उससे लोगों ने सपोर्ट फोन किया या डोनेशन किया, या हम लोगों ने अपने लोगों को बताया. और उसके अलावा हम लोग यहाँ से बैठ के और क्या कर सकते हैं, आप इसके बारे में. तो इसमें 2-3 चीजें हैं. एक तो इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, हम लोग आम आदमी पार्टी में जैसे इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया का अलग विंग है, जो कि प्राइमरीली केवल पार्टी की गतिविधियां, पार्टी की एक्टिविटीज, पार्टी की लीडर्स की एक्टिविटीज के बारे में उसको पूरा मैनेज करते हैं. तकरीबन मेरे ख्याल 30 और लीडर्स हैं जिनकी ट्विटर हैंडल, जिनका फेसबुक पेज पार्टी से मैनेज है. जैसे मेरा फेसबुक पेज या ट्विटर हैंडल पार्टी से मैनेज होता है एसेंशियली. उसके अलावा जब हम लोग, जैसे मैंने बताया, ये आगे हम लोग जो संगठन बनाएंगे, इसमें जो स्टेट और उससे नीचे की भी जो लीडरशिप आएगी, उनके लिए भी हम उस तरह की एक एक्टिविटी करेंगे. तो हम लोग चाह रहे हैं कि क्योंकि अब इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है इंडिया के अंदर भी जिसकी रीच बहुत ज्यादा हो गई है बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी. तो मोबाइल फोन्स की वजह से अब इंटरनेट का एक्सेस व्हाट्सएप पे या बेसिक जो फेसबुक वगैरह है वो घर घर पहुंच सकता है, और मोबाइल का पेनिट्रेशन भी हर जगह है.
तो इसलिए हम लोग को जो एक सोशल मीडिया एम्बेसडर इस तरह के बनाने हैं, और इस पे पार्टी ऑलरेडी, जब हम, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग टीम जो बना रहे हैं हर प्रदेश में हम लोग सोशल मीडिया का एक इंचार्ज बना रहे हैं, और उसकी जिम्मेदारी होगी उसी तरह का जिले स्तर पे जाने की। हाँ, और वो जो है फिर, जैसे कई लोग हम लोग को नहीं आता है, उनको सिखाएंगे, समझाएंगे, क्योंकि हम लोग ने खुद लोकसभा चुनाव में देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के मुकाबले हर जगह ट्वीट और फेसबुक पे काउंटर करने के लिए लोगों को बिठाया था। मतलब कि अगर मैं कोई चीज ट्वीट कर रहा हूं पार्टी के फेवर में, तो इससे पहले किसी का और ट्वीट आए, 50 बीजेपी माइंडेड लोगों के ट्वीट आ जाते थे उसके खिलाफ। सो सो हम लोग उसको हम लोग बराबर वो नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए लोग इतने हैं, और अगर थोड़ा सा एक ये एक्टिवेट हो जाएंगे सोशल मीडिया पे, तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से लीवरेज कर सकते हैं। इसको तो हम लोग एकदम एग्रेसिवली, इसको ऑलरेडी हम लोग परस्यू कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में ही हम लोग ने डाल दिया है कि ये होना ही होना है। दूसरी बात जो आपने कही कि बाकी एनआरआई कम्युनिटी वगैरह में क्या हो रहा है, तो अभी तक की जो एनआरआई कम्युनिटी में जिस तरह की गतिविधियां, एक्टिविटी हुई, वो मेरे ख्याल से काफी सिमिलर ही थी। फंड रेजिंग, उसके अलावा कॉलिंग वगैरह में तो योगदान था ही था, वो तो इसमें, उसके अलावा अलग अलग जगह समर्थन, अलग अलग जगह ओपिनियन बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल था। और खास तौर से मैं कहूंगा उसमें कनाडा और जर्मनी और इंग्लैंड का बहुत बड़ा रोल रहा, और उसका हम लोग को नतीजा दिखा पंजाब में, क्योंकि पंजाब में पंजाब से बहुत ज्यादा कम्युनिटी के हमारे लोग यहाँ पर हैं, और इसका क्योंकि और बड़ा सेंसिटिव मैटर है कि जिस तरह का एक ढांचा इस समय पंजाब में नॉन गवर्नेंस का, करप्शन का, भ्रष्टाचार का चल रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना, एक मुहिम उठाना बहुत जरूरी था। और पंजाब में हम लोग जब लोगों के पास जाते हैं, बात करते हैं, तो बहुत जगह से इस चीज का हम लोग को जवाब मिलता है कि हम लोग के जानने वाले हैं, जर्मनी में है या कनाडा में है या इंग्लैंड में है, जिन्होंने ये बताया कि ऐसी चीजें हो रही हैं, बहुत गलत हो रही है, और आप लोग को इस चीज का विरोध करना चाहिए। तो एक जागरूकता बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान आप लोग का है। और उस चीज, मैंने ये चीज बोली भी कि अगर देश के अंदर कोई बैठा है, अगर उसको 10 लोगों के बीच में वो जागरूकता फैला सकता है, यहाँ पे आप लोग रह के, क्योंकि आप लोग का नेचुरली सर्कल बढ़ जाता है, और प्लस यहाँ रहने से एक 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 वजन आ जाता है आपकी बात में कि आप लोग निष्पक्ष रूप से बात कर सकते हैं। हिंदुस्तान में जो बैठा है उसको लगेगा कि अगर आप बोल रहे हैं तो आपका अपना कोई व्यक्तिगत फायदा तो है नहीं, जर्मनी में या कनाडा में बैठ के आपको कोई फायदा नहीं है, आपको कोई वहां पे कोई राजनीति तो करनी नहीं है हिंदुस्तान में आके। तो आप लोग की एक न्यूट्रलिटी जो है वो बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, और उस वजह से वजन बढ़ जाता है बात का। तो इसकी वजह से आप लोग का योगदान उसमें जितना एक्टिव रहे उतना अच्छा है। और मैं समझता हूं कि आप लोग को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने अपने भारत के अंदर अपने अपने जगहों पे, अपने अपने शहरों में, गांवों में, कस्बों में लोकल जो हम लोग ये टीम बना रहे हैं उनको एक्टिवेट करने में मदद करें, योगदान करें। जैसे कि मान लीजिए आपके परिवार के सदस्य हैं ही किसी गांव में, किसी मोहल्ले में, तो उनसे बोलिए कि भाई जो वहां पे बूथ की कमेटी बन रही है आम आदमी पार्टी की, उसमें आप लोग अपना योगदान करें, आप लोग उसमें जुड़े, मुद्दों की लड़ाई लड़ें, बात करें वगैरह वगैरह। इस तरह जितना इस तरह से एक्टिव रहेंगे, जागरूक रहेंगे, जुड़ेंगे, उतना पार्टी को उस चीज का बेनिफिट रहेगा। और साथ में जैसे मैंने कहा कि ये तो एक फंडिंग का तो रोल रहा ही रहा है। एक और चीज जो मैं समझता हूँ जरूरी है, और मैंने ये कनाडा में भी बोली और अमेरिका में भी बोली, कि हम लोग की जो अलग अलग एनआरआई ग्रुप्स हैं उसमें भी आपस में कोऑर्डिनेशन हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा, जो कि अभी नहीं है। क्योंकि इसके दो फायदे हैं, एक तो ये कि आम आदमी पार्टी कनाडा क्या कर रही है, या न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, या मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, जहां बड़ी कम्युनिटीज है हम लोग की, तो आपस में तालमेल रहता है, आपस में अलग अलग आइडियाज उठ के आते हैं, नई सोच आती है, और कई चीजों में बात हो सकती है। एक तो ये फायदा है ही जो है। साथ में हमने ये भी देखा कि हम लोग के देश के बाहर ज्यादातर जितने लोग आए हैं वो लोग बहुत सक्षम और बहुत केपेबल, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में। तो अगर एक तरह से एक आम आदमी पार्टी का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म और फोरम मिल जाता है हम लोग के जितने यहाँ पे समर्थक है उनको एक अपना नेटवर्किंग करने के लिए, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे कम्युनिटी हो। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, कनाडा में मेरे को ये आम आदमी पार्टी के लोगों ने बताया
कनाडा में जब कोई इंडिया से आता है नया नौकरी करने या किसी भी काम के सिलसिले में, तो अपने परिवार को छोड़ के आता है, या शुरू के समय 3-4-6 महीने जब तक वो सेटल होता है तो कठिनाई का समय रहता है। आप लोग सबने भी अपने अपने समय जब आए होंगे तो महसूस किया होगा। तो आम आदमी पार्टी ने एक सेल बनाई है जो लोगों को मदद करती है घर वगैरह खोजने में, या इस तरह की सहूलियत में, खाने वगैरह की उसमें सहूलियत में। यहाँ तक कि वो लोग अब इतना करने लग गए हैं कि एक तरह से इनफॉर्मल नेटवर्क नौकरी वगैरह के लिए भी एक्टिवेट कर दिया है। तो इसमें जैसे आपने कहा कि एक ये प्योरली राजनीतिक रूप नहीं है इसका, एक ये सामाजिक संस्था की तरह रूप हो जाता है। और कोई भी आम आदमी, कोई भी यहाँ पे देश छोड़ के आ रहा है तो सबसे पहले तो हम लोग का देशवासी है, तो अगर उसको एक सामाजिक तौर पे एक मदद, एक सपोर्ट स्ट्रक्चर मिल जाता है तो एक तो उसके लिए अच्छा होता ही होता है, बट वो फिर वापस अपने देश में भी इस बात को रखेगा कि आम आदमी पार्टी की ये जो संस्था है ये हम लोगों सबको मदद कर रही है, और इससे एक अलग, एक नई तरीके का योगदान लोगों के बीच में आएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और कनाडा में लोग अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को, कनाडा में जो लोग हैं उनकी आप लोग को जानकारी दे दूंगा, और उन आपस में बात करके आप लोग इसको कर सकते हैं। तो सर हम यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे अमेरिका में नहीं, बिल्कुल, जर्मनी में, जैसे बर्लिन में, जहां जहां आप लोग हैं वहां इस तरह करिए। और उसमें ये नहीं कि जो आ रहा है वो जरूरी नहीं आम आदमी पार्टी का समर्थक हो, मगर जब आप उसको सपोर्ट करेंगे किसी भी तरह से, मतलब हेल्प करेंगे, तो वो बाकी चीजों के लिए तो है। सबसे पहले तो हम लोग सब एक ही देश के हैं, और उस नाते से हम लोग को एक दूसरे की मदद और सपोर्ट करनी चाहिए। और उसके बाद अगर वो आगे चल के पार्टी को लाभ पहुंचाए ना पहुंचाए वो अलग बात है, मदद करना बिल्कुल चाहिए। मेरा नाम प्रोफेसर है। इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले मैं आपके डिसीजन को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपने इतने बड़े पद से सीईओ एफएल होकर अपनी नौकरी छोड़ी, तो ये बहुत बड़ी बात है देश के लिए। हैट्स ऑफ टू यू। और क्वेश्चन नहीं, मैं कुछ कमेंट बोलना चाहूंगा। जैसे आपने अभी मिशन विस्तार के बारे में बताया कि लोग इससे जुड़ रहे हैं, बट एक्चुअली उसका आउटकम क्या आ रहा है? जैसे आपने बताया कि केवल ईमानदारी नहीं होगा, हमको जब तक बेसिक समस्याएं हों उनसे जुड़ना पड़ेगा, तो वो किस तरह से आप कर रहे हैं? जैसे कि मैं एक सजेशन दे सकता हूँ कि जैसे मानिए आप एक नया वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपकाnet.com या आपकासाथ.com, इसमें कोई भी किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम होती है वो अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे डाल देती। मैं ऐसे स्टेट का हूँ, मानिए स्टेट पर डिवाइड कर सकते हैं। इंडिया में 28 स्टेट है, स्टेट में मानिए उत्तराखंड, जैसे मैं उत्तराखंड का हूँ, उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, जैसे हरिद्वार। कौन से डिस्ट्रिक्ट आपका टाउन आता है, मानिए मैं रुड़की रहता हूँ, रुड़की डाल दिया, मेरी क्या प्रॉब्लम है वो मैंने डाल दिया। अगर आपको उस तरह की कुछ प्रॉब्लम ऐसी मिलती है जो काफी कॉमन प्रॉब्लम होती है, जो कि देश के लिए इंपॉर्टेंट है, पर्सनल प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, लेकिन आपको कई सारी प्रॉब्लम ऐसी मिलेंगी वहाँ पे जो कि हर आदमी फेस करे। जैसे पासपोर्ट ऑफिस में प्रॉब्लम है तो हर जगह पर आपको मिलेगी, कोई कंपनी चीट कर रही है तो आपको ऐसी कंपनी में 50 केसेस मिलेंगे। आप ऐसे केसेस को ऊपर उठा के अगर अपने पूरा के थ्रू करेंगे, और उसके लिए आपको फीस भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम आपकी प्रॉब्लम को उठा रहे हैं तो उसके लिए आपको नॉमिनल फीस 50 रुपये देना पड़ेगा। तो उससे मुझे लगता है कि लोग काफी कनेक्ट होंगे। दूसरी चीज हो सकती है, अगर किसी के पास इंटरनेट नहीं है तो आप एक पोस्ट बॉक्स कर सकते हैं कि आप इस एड्रेस पर अपना भेज दीजिए। अगर हमको लगता है कि प्रॉब्लम आपकी जेन्युइन है या देश से रिलेटेड है तो हम उसको आगे उठाएंगे। तो ये एक सजेशन हो सकता है जिसमें कि आप लोगों के साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और होता ही है कि अभी मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं रुड़की से बिलोंग करता हूँ। इंडिया में जब हम लोग रहते हैं हम लोग की सोच एकदम अलग हो जाती है। जैसे मैं अभी यहाँ पर तो मेरी सोच एकदम अलग रहती है। यहाँ पर मेरे 24 घंटे इंटरनेट है, मैं IPN 7 भी चेक कर सकता हूँ, NDTV भी चेक कर सकता हूँ। घर पे मेरे पास केवल एक ऑप्शन है न्यूज़पेपर, तो उसमें हमको वो नहीं मिल पाता है कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है। जब तक हमारे प्रॉब्लम से हम कनेक्ट नहीं होंगे, हम उनके साथ वहाँ प्रॉब्लम होती, बिजली नहीं है, 4-6 घंटे बिजली नहीं आती। हमारी मेन प्रॉब्लम वही घर पे भी 4 घंटे बिजली नहीं आती, नेट की तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ भैया केवल घूमता रहता है इंटरनेट का। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम से आदमी उसी में उलझा रहता है कि वो सोच नहीं सकता कि मुझे आम आदमी को वोट देना है या मुझे बीजेपी को देना है। उनको केवल रोटी कपड़ा मकान यही सब चाहिए होता है। अगर यही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो मुझे लगता है कि आदमी जो इसको सॉल्व करेगा वो उसी के साथ जुड़ जाएगा। नमस्कार। हेलो। आपका बिल्कुल सुझाव ठीक है। इसमें 2-3 चीजें पार्टी कर रही है, मैं वो आपको जानकारी दे दूं कि हम लोग जब ये डिस्ट्रिक्ट टीम बनेगी, हर डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी होगी एक हेल्पलाइन खोलने की। हेल्पलाइन नंबर ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और उस हेल्पलाइन में कोई भी उस जिले का व्यक्ति फोन कर सकता है। सामाजिक कोई दुविधा है, कोई परेशानी है उसको लेके, या भ्रष्टाचार से अगर लेते हैं, तो ये हम लोग ऑलरेडी सोच के रखे हैं। इन 2 चीजों लेके हम लोग मैंडेटरी कर रहे हैं कि हर जिले पे एक हेल्पलाइन या 2 हेल्पलाइन जो भी नंबर है वो दिए जाएंगे,
कि लोग उसमें फोन कर सकते हैं और बता सकते हैं, और अगर उनकी सामाजिक जो भी पीड़ा है, दिक्कत है, सीओ लाइन नहीं है, हैंडपंप नहीं है, खंबा गिरा हुआ है बिजली का, उस चीज को हम लोग उठा सकते हैं, डीएम को जाके ज्ञापन दे सकते हैं और जाके इस चीज की, भाई आप आज ये सोचिए आम आदमी पार्टी की टोपी में इतनी ताकत है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने अगर 25 लोग खड़े हो जाते हैं कि फलाना यहाँ पे रिश्वत मांग रहा है, या ये 20 दिन से यहाँ पे गिरा हुआ है ये बिजली का खंबा, इसका काम नहीं हो रहा है, तो उनको सुनना पड़ता है, किसी के पास कोई और तरीका नहीं बचा है। तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा भी जैसे आप कह रहे हैं, हम लोग इसको एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे यही सब चीजों से उसके हम लोग कोई फीस नहीं चार्ज कर रहे हैं, लोग अपने आप मेंबर बनेंगे, लोग अपने आप पार्टी से जुड़ेंगे, और पार्टी से जुड़ेंगे तो उससे फिर अपने आप आधार बदल जाएगा। इसीलिए हम लोग को हर समय कोई बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा खोजने की जरूरत नहीं है, वो तो आते ही रहेंगे, उसकी कोई कमी नहीं है, मगर जिले स्तर पे, गांव स्तर पे हम लोग को मुद्दे निकालने पड़ेंगे जिससे लोगों के साथ जुड़े। बिल्कुल आपका सुझाव एकदम अच्छा है। आई थिंक यहाँ पे एक क्वेश्चन था कोई। मिस्टर चक्रवर्ती। हेलो, नमस्कार। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। अच्छा, मेरा नाम प्रदीप चक्रवर्ती है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ काइजरस्लाउटन में एक रिसर्चर हूँ। आई एम एक्चुअली अप्लाइड मैथमेटिशियन। आई ओरिजिनेट फ्रॉम कोलकाता and have been living in Germany for almost 9 years now. Right. So I have been closely following this movement, and truthfully speaking, I'm still not a member of officially a member of the Aam Aadmi Party. But the thing is, what I really respect and I really liked about this party is that it had this transparency about everything, mainly about the openness of data, and but I think this is, there are still a lot of things which you can probably do, because you have tons of data, and how one can bring this data to an open platform. So you have to probably think about it. One example I can give, because Aam Aadmi Party's principles are mainly based on strict logic, I think. So that's what I like about Mr. Kejriwal. So मुझे ये लगता है कि जैसे जब आप लोगों ने डिसाइड किया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, तो दिल्ली के जनता से एसएमएस मांगा गया, पूछा गया, एक काइंड ऑफ रेफरेंडम हुआ, बट उस रेफरेंडम का कोई डेटा हमने देखा नहीं अभी तक। मैं बहुत देखना चाहता था उस रेफरेंडम का डेटा को, बिकॉज उस डेटा तो ओपन डेटा है, उसको हमें पूरा खुला सबको दिखाना चाहिए था, उसमें हमारा वॉइस भी काफी स्ट्रांग होता, बिकॉज ये जस्ट इट इज ए सिंपल एग्जाम्पल। तो इस बारे में मैं कुछ दिनों से सोच रहा था, तो मेरे साथ और भी मेरे कुछ दोस्त लोग भी हैं जो काफी मतलब दिल के गहराई से आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी इंडिया में कुछ नया दिन लेके आए। तो उस जगह से सोचते सोचते हमने ये भी सोचा कि आइडिया तो लोग देते ही रहेंगे, इतने सारे हैंगआउट होता रहता है तो आइडिया देते ही रहेंगे लोग। तो हम सोच रहे थे कि कुछ इम्प्लीमेंट करे, कुछ रियली इम्प्लीमेंट करे, और उसका एक काइंड ऑफ एक डेमो बनाए, और उस डेमो को किसी तरीके से आप लोगों के पास तक पहुंचाए। तो ये इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि and which is more or less ready, even in 10-15 days we can probably make it and show it to you. For example, let's take Delhi as an example. You have so many assembly constituencies, almost 70, and these constituencies has booths, and now we don't have the data who are the responsible Aam Aadmi Party volunteers or officials for those particular booths. But if we have those data available online for everybody to see, we know who is the right person whom one can talk if we have a local issue, because you have been really pressing on this fact that one has to really think about the local issue, not only the global, because the global issues or the pan-India issues are going to always come, but it's all about the local issues and making a bond with the local people. So I think to do this, like I think you probably have this database, you probably have this IT. Why don't the NRI members and all the NRI supporters, we think of probably share some of your IT load also to some extent,
So basically, we are working on such a structure, also such a data platform, and we would like to present it to you. And I think we will be prepared around like in 15 days or 20 days, we will have a kind of a structure with some simulated data, and also would like to show this. The question is what will be the right way to go, and what will be the right way to interact with Aam Aadmi Party, because this is something which is still not clear. Though I have made several friends online, I got this invitation actually because of such a friend, and I'm really happy to be surrounded by people so motivated and so much honest. So I would like to know actually what is the way. If we make something like this, I am sure we are going to make, and so it will be something concrete implementation. Example, how would we be able to present it to the party authorities who are able to take a decision and can guide us how to go forward with such an idea. Okay, thank you, sir. Your suggestion is extremely valid, because you're right. We have so much of data with us, whether it is data of members, whether it is data of people who contributed, ranging from 10 rupees to any amount of money to the party, donated that amount of money, to things like when we did the survey to find out about whether we should form the government in Delhi or not. I think there are two things to it. Most of this data is in its raw form. So that, like you said, needs to be digitized so that it then becomes something which we can use and leverage for our benefit. For example, we want to run a campaign, targeting a particular kind of audience, we can run that. And I understand what you're saying. The challenge is that most of the data is not online. Most of it is in the physical form, paper form, and so on and so forth. So maybe we need to fill up. We need to have a structure. We need to have some, IT system in place where we could do this. So what we are doing now, going forward, is we are building a IT support structure which is going to support the organization structure. Which is under preparation right now as we speak. But towards what you're saying, I will be more than happy to put you or a group of people across who can volunteer to help us build this kind of a system. All this area is looked after by Pankaj Gupta ji, who sits in Delhi. He is the national secretary and handles all the data and so on. I can put across your suggestions or that of a group of people who are willing to volunteer and make such a structure for us. It will be most useful for us, and we will be very happy to get that support. So I will look forward to hearing from you. But in terms of what you said, it is absolutely critical in this time of technology. We have so much of data which we are unable to use, in the best way possible. So if we could build something like that, it would be extremely helpful for the party. Any last question? Yeah. Any last question? मेरा नाम गुरजीत सिंह है। मेरे दो सवाल हैं। एक तो है कश्मीर में, श्रीनगर में स्पेशली जो बाढ़ आए थे, उसमें आम आदमी पार्टी कितनी एक्टिव है। इसका सवाल का ये है कि आज कितनी एक्टिव है और आने वाले साल में 1-2 साल लगेंगे, तो बहुत अच्छा टाइम है आम आदमी पार्टी के लिए वहाँ एक्टिव होने का। दूसरा सवाल था फॉरेन पॉलिसी के बारे में, कि जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना के बारे में, उसके बारे में आपके क्या? आपका जो पहला सवाल है, कश्मीर में जो ये बाढ़ आई है और जो आज ये नेचुरल डिजास्टर जो हुआ है, उसके लिए आम आदमी पार्टी 2 काम बहुत तेजी से कर रही है। एक तो डोनेशन ले रही है, जो कैश या काइंड, मतलब कि पैसे का भी डोनेशन है, और कोई सामग्री देना चाहे खाने का सामान हो, चाहे कंबल हो, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें जो है इकट्ठा कर रही है। साथ में दिल्ली के हमारे जितने एमएलए हैं, उन सारे एमएलए ने अपने विधानसभा का जो कोष होता है उससे 20-20 लाख डोनेशन जो है उसमें दे दिया है। इसको एलजी ने मंजूरी नहीं दी थी, मगर हमने इसको जाके फिर उसके बाद कोर्ट में बात करी और कोर्ट से हम लोग को इसकी परमिशन मिल गई है।
तो 27 MLA 20-20 लाख रुपए यानी कि तकरीबन 5.5 करोड़ रुपया वहां से आ रहा है, प्लस जो पार्टी वॉलंटियर और देश भर में अलग अलग जगहों से सामग्री और पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। जहां भी जो टीम है उनको बोला जा रहा है कि आप लोग रेस करिए, पैसा रेस करिए, सामान जो भी है। तो एक तरफ तो ये काम चल रहा है, दूसरी तरफ वहां पे संजय सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनके नेतृत्व में 50 वॉलंटियर की टीम पिछले 8 दिन से श्रीनगर में है, और तकरीबन मेरी जो परसों बात हुई उसमें तकरीबन 150 वॉलंटियर और पहुंच रहे हैं। तो तकरीबन 200 वॉलंटियर हो जाएंगे आज या कल के अंदर, क्योंकि मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी, जो वहां पे लगातार रह के रिहैबिलिटेशन जो है प्रोग्राम उसको शुरू करा रहे हैं, मदद कर रहे हैं गांव गांव में, और एकदम अंदर के इंटीरियर विलेजेस में जो एरियाज है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो है वहां पे लोग, अंदर लोग नहीं पहुंचे हैं, अंदर अंदर जाके वो लोग काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ मेरी संजय सिंह से परसों बात हुई थी, तो कम से कम 2 हफ्ते और तो वहां रहेंगे ही रहेंगे। साथ में हमारा जो भी वहां पे थोड़ा सा एक बेसिक संगठन है, उसमें भी हम लोग ने लोगों को वहां पे को थोड़ा सा एक्टिवेट किया है कि वो लोग भी ये काम करें, और साथ में लोग मिले हुए हैं, मिलके सब साथ काम कर रहे हैं। तो तकरीबन 150 से 200 वॉलंटियर वहां पहुंच चुके हैं पिछले 3-4 दिन से, जो काम कर रहे हैं। और साथ में जो ये सारा सामान और पैसा जो वहां पहुंच रहा है, इसको किस तरह से कहाँ भेजा जाए, इस चीज की भी ग्राउंड लेवल पे लोग समीक्षा कर रहे हैं, ना कि केवल मीडिया या बाकी चीजों के माध्यम से। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ कि वहां पे छोटे छोटे गाँव में संजय सिंह और भी कई लोग हैं, हर्ष वगैरह है, कई लोग हैं जो वहां पे घूम रहे हैं, गाँव गाँव में रह रहे हैं 3-4 दिन से, वहां मदद करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो इसमें बहुत ज्यादा योगदान अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहे हैं। और केवल शायद इसमें ये कि इससे कोई हम लोग को राजनीतिक फायदा मिलेगा, ये शायद पार्टी में किसी ने ना सोचा ना सोच रही है, मगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक मानवता के नाते हम लोग ये काम कर रहे हैं। और पहले भी शायद आप लोग को याद होगा, जब उत्तरकाशी में जब सैलाब आया था, तो इसमें भी आम आदमी पार्टी सबसे पहले पहुंची थी। और राजनीतिक सरकार कर रही है अलग चीज है, और राजनीतिक पार्टियों में आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जिसकी 150 वॉलंटियर की टीम इस समय श्रीनगर में है, कश्मीर में। दूसरा आपका जो सवाल था लद्दाख का लेके, इसके बारे में मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, और ये एक ओवरऑल डिफेंस फॉरेन अफेयर्स का मामला है। इसके बारे में मैं पता कर लूंगा, आप उसके बारे में जानकारी देता हूँ। और आम आदमी पार्टी ने इसमें अभी कोई प्रतिरूप या कोई ओपिनियन या कोई पोजीशन अभी नहीं रखी। एक कमेंट जी, इसी क्वेश्चन से कमेंट जी। चाइना के इशू में छोटा सा कमेंट देना चाहता हूँ कि चाइना अभी तक मोर देन 350 टाइम्स इंफिल्ट्रेशन करता है, उसका रूटीन बन चुका है। ये जाहिर है कि हम लोग जमीन नहीं कर सकते चाइना के साथ, वी आर नॉट इन दैट सिचुएशन। हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक छोटे से हम लोग ये कर सकते हैं कि जितना भी चाइना का प्रोडक्ट है, अगर हम उसी का बाइकआउट करना शुरू कर दें, चाइना की इकोनॉमी वहीं पे डाउन जाएगी, हमें एक प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्सनली मैं एक पिछले 1 साल से चाइना का, मैंने पिछले साल सुना था, हालांकि कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मैंने तभी से चाइना को एक भी प्रोडक्ट देना बंद कर दिया। इवन यहाँ पर काफी प्रोडक्ट है, कपड़ा वगैरह सारे चाइना भी आते हैं, मेड इन चाइना। पहले मैं देखता हूँ कहाँ का प्रोडक्ट है, मेड इन चाइना वही रख देता हूँ। तो आम आदमी क्या चीज को प्रमोट कर सकती है कि आप, अगर जैसे गांधी जी ने अंग्रेजी सामान की होली जलाई थी, कि हम लोग चाइनीज सामान की होली नहीं जला सकते हैं? देखिए, ये इस तरह का निर्णय जो है पार्टी नहीं ले सकती, क्योंकि इसमें और भी भौगोलिक और इकोनॉमिक पैरामीटर्स और सारी चीजें इन्वॉल्व है। क्योंकि चाइना की जिस तरह ये है, उसी तरह साथ में हजारों करोड़ों रुपए का जो है आयात निर्यात भी चाइना के साथ होता है, जिसमें कई भारत के अंदर बिजनेसेस हैं जिनको कई लोगों को उसकी लाइवलीहुड जीविका उससे चलती है कि सामान वहां जाता है, वहां से आता है, और इस तरह की बड़ी चीजें। तो ये एक बड़ा एक इको पॉलिटिकल, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक मुद्दा है, तो ये नहीं कर सकते। और दूसरी बात, गांधी जी ने किया था क्योंकि जो अंग्रेज थे वो हम लोग के देश में आके घुस गए थे, और उनको हम लोग चाहते थे कि भारत छोड़ो, मगर चाइनीज तो देश के अंदर नहीं घुसे। हाँ जरूर एक दो हिस्सों में इस तरह की दिक्कत है, मगर मेरा ये सोचना है और पार्टी का ये सोचना है कि राजनीतिक मसले की राजनीतिक जो है सोल्यूशन निकाली जानी चाहिए। और शायद हमारे प्रधानमंत्री इसमें बात भी कर रहे हैं, और उससे क्या निर्णय निकलता है मैं ये नहीं जानता हूँ, मगर राजनीतिक हल निकालना चाहिए। और उससे इस तरह की चीज हो जिसमें ना भारत का जो है मान भी रहे, और साथ में जो मजबूती है भारत और चीन के रिलेशन में आगे तक होनी चाहिए। दुनिया की ये सबसे बड़ी दो इकोनॉमीज है, अगर दोनों मिलकर काम करेंगी तो दोनों देशों के लोगों के लिए फायदा ही होगा।
तो उस चीज को देखते हुए हम लोग को आगे कदम बढ़ाना चाहिए। मगर हाँ, जहां पे किसी भी देश को ये नहीं लगना चाहिए कि आप भारत को फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं कि आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं और कोई जवाब नहीं देगा। वो चीज मैं आपकी उस बात से सहमत हूँ। ये अभी हम लोग आपके साथ डिनर पर बात करते जी, रहेंगे। अगर बाहर किसी से हैंगआउट पर किसी का कोई क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन लेने वाले हम लोग। एनीबॉडी? तो फिर हम लोग हैंगआउट में राहुल। नहीं, बस शास्त्री जी का धन्यवाद करना था। आए यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा लगा, हम लोग को भी काफी अच्छा लगा और काफी सवालों के जवाब मिल गए बहुत क्लोज क्वार्टर से, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो बस थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। और शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय Hello Param. Hello Param. Yeah, so so guys, yeah, I'm told to log out from here. So thank you very much for joining us, and yeah, we'll keep talking in our regular hangouts and discussions. Have a nice evening and good night.